अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 90B स्टार्ट करते हैं जी। आज का पेज नंबर 484 किताबों का ओपन कर लें। कुछ चीज़ें इसके अंदर मैं आपको पढ़ने के लिए आज दूंगा और कुछ मैं पढ़ा दूंगा। पढ़ने के लिए वो चीज़ें दूंगा जो हमने पढ़ रखी हैं, लेकिन एक नज़र आपकी पड़ जाए, मैं ये चाह रहा हूँ। ठीक है। ईपीएस का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जी। थियरी इसकी जल्दी से गो थ्रू करते हैं। अर्निंग्स आर प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, हमें भी पता है जी। अर्निंग्स कहता है जी यूजुअली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेस प्रेफरेंस डिविडेंड होता है। प्रेफरेंस डिविडेंड कौन सा प्रेफरेंस डिविडेंड होता है जी? इररिडीमेबल, आपको पता है। ठीक है। इफ़ प्रेफरेंस डिविडेंड जी पेज नंबर 484 ईपीएस का पहला सफ़ा है। ईपीएस के टॉपिक का अर्निंग्स में से लेस करते हैं इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड। फिर हमने कहा था अगर प्रेफरेंस डिविडेंड क्यूमुलेटिव है तो चाहे वो अनाउंस हो ना हो, हमने उसको लेना होता है। नीड टू बी टेकन इनटू अकाउंट इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर डिक्लेयर्ड और नॉट। प्रेफरेंस डिविडेंड नॉन क्यूमुलेटिव हो तो फिर नीड टू बी टेकन इनटू अकाउंट ओनली फॉर द अमाउंट ऑफ डिक्लेयर, यानी डिक्लेयर हो तो हमने लेना है। इसको काट दें आप। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो तो एनसीआई का शेयर एक्सक्लूड करना है। आपको क्या पता एनसीआई क्या होता है? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ये कंसोलिडेशन एफएआर 2 में पढ़ेंगे आप। वैसे क्लास एफएआर 2 वाली में बैठे हैं ना, तो यूँ लग रहा है एफएआर 2 की क्लास में। कहने लगा था, पता था, मैंने कहा हो अच्छा सॉरी। अच्छा जी, अगली बात हमने की हुई है अर्निंग्स फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन आर डेल्ट विद सेपरेटली। ऐसे ही है, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन को ईपीएस को मस्ट बी डिस्क्लोज्ड, बट दिस डज नॉट हैव टू बी डिस्क्लोज ऑन फेस, इंस्टेड इट मे बी शोन इन द नोट्स। तो आप चाहो तो फेस पे शो कर दो कंटिन्यू और डिसकंटिन्यूड, चाहो तो नोट्स में जाके अलग अलग कर दो, फेस में नेट करके भी शो कर सकते हो। ठीक है, ये ऑप्शन है, लेकिन डिस्क्लोज करना लाजमी है। अलग करना लाजमी नहीं है, फेस पे हो, नोट्स में भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन होने अलग अलग चाहिए। यानी कैलकुलेशन की बात करें तो कैलकुलेशन तो हम अलग अलग ही करते थे और वो अलग अलग ही करनी होती है। ठीक है। उसके बाद यूज़फुलनेस को ज़रा एक बार आपने रीड ऑनली करना है, और अगर कोई चीज़ इसमें समझ नहीं आ रही होगी तो आपने वो मुझसे पूछनी है नॉर्मल क्लास में। इसकी लिमिटेशंस जो हैं ये हम आफ्टर रेशो एनालिसिस, हमने इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारा आखिरी टॉपिक होना है, उसको रेशो एनालिसिस भी कहते हैं उर्फ़ आम में। तो रेशोज़ वाले टॉपिक के बाद, क्योंकि वहाँ पर मैंने ये लिमिटेशंस पढ़ानी है और वो लिमिटेशंस और ये लिमिटेशंस ऑलमोस्ट सेम ही हैं, तो वहाँ पे पढ़ लेंगे। जो कमी बेशी होगी वो यहाँ पे मैं अलग से समझाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे हम रेशोज़ मज़ीद पढ़ लेते हैं और ये भी एक रेशो ही है, ईपीएस भी एक रेशो ही है। ये ईपीएस खुद भी एक रेशो है। वैसे ये अर्निंग्स पर शेयर जो है ये प्राइस अर्निंग रेशो में यूज़ होता है। तो अल्टीमेटली लिमिटेशंस वहीं पे ही जाकर, मैं प्राइस अर्निंग रेशो उसी के साथ ही पढ़ाया करता हूँ। वो प्राइस अर्निंग रेशो ईपीएस से बनती है, तो रेशोज़ की लिमिटेशंस, इसकी लिमिटेशंस ऑलमोस्ट सेम है। जो चेंज होगा वो उस वक्त पढ़ाऊँगा जब रेशोज़ में ये पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके साथ लिख ले ताकि मैं भूल जाऊँ तो आप याद करवा दें। जी, बेसिक और डाइल्यूटेड। आई33 कहता है कि एंटिटीज़ कैलकुलेट करें बेसिक अर्निंग कॉन्टिन्यूइंग की और डाइल्यूटेड अर्निंग कॉन्टिन्यूइंग की। एडिशनल रिक्वायरमेंट क्या है कि अर्निंग्स ऑफ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन पर भी इसे अप्लाई कर दो। यानी वही बात हो गई कि आपने बेसिक और डाइल्यूटेड निकालनी है, कॉन्टिन्यूइंग की भी और डिसकॉन्ट। ये सारे काम हमने किए हुए हैं। ठीक है, अच्छा हो गया ना, आज ईपीएस पढ़ रहे हैं, थोड़ा रिवाइज हो जाएगा, है ना। कैश फ्लो में तो भुला ही दिया था, जैसे ईपीएस ख़त्म हो रहा था और आईएस 8 हमने रिवाइज़ किया था, याद है ना। तो ये रिवीजन क्लासेस ही चल रही हैं, तो और क्या। ठीक है, बैठ जाए बेटा, साथ हो जाए। अच्छा, डाइल्यूटेड ईपीएस एंड बेसिक ईपीएस विल यूजुअली डिफर व्हेन देयर आर पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स इन एग्जिस्टेंस। बताइए आपको, अगर पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स मतलब कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो ये दोनों डिफरेंट होंगे, अगर नहीं है तो फिर तो सेम ही होगी। ओके, लॉस भी हो तब भी आपने ईपीएस शो करनी है, लेकिन वो ईपीएस नेगेटिव हुआ करती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। IS33 ईपीएस का स्टैंडर्ड ये सिर्फ उन कंपनीज़ पे लगता है जिनके शेयर्स लिस्टेड हों स्टॉक एक्सचेंज पे
या जिन्होंने अप्लाई किया हो लिस्टिंग के लिए और लिस्ट होने जा रहे हैं। पीवीटीज़ के ऊपर ये नहीं, अनलिस्टेड पीवीटीज़ के ऊपर ये स्टैंडर्ड नहीं लगता, ठीक है। तो IAS 33 अप्लाइज ओनली टू पब्लिकली ट्रेडेड एंटिटीज़ और दोज विच आर अबाउट टू बी पब्लिकली ट्रेडेड, यानी कि ऐसी कंपनीज जिनके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हों, वही जनरल पब्लिक ट्रेडिंग करती है ना उन शेयर्स की, ठीक है। या जो अबाउट टू बी पब्लिकली ट्रेडेड बन रही हों, जिनकी सिक्योरिटीज मतलब जो लिस्टिंग के अंदर हैं और लिस्ट होने वाले हैं, या जो लिस्टेड हैं या जो लिस्टेड होने के प्रोसेस में हैं ऑलरेडी, उनके ऊपर ये स्टैंडर्ड सिर्फ लगता है, ठीक है। आगे उन्होंने बता दिया अ पब्लिकली ट्रेडेड एंटिटी इज एन एंटिटी हुज शेयर्स आर ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है जी। चलें, बहरहाल ये पढ़ लें, MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से बात अहम हो सकती है। ये स्टैंडर्ड कहता है कि अगर, वैसे ना कंसोलिडेशन की थोड़ी सी बात मैंने शायद IAS 8 में भी की थी कि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है पेरेंट और उसकी सब्सिडरी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, दोनों के अकाउंटेंट्स अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेते हैं। अब सब्सिडरी बच्चा जो होता है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसका अकाउंटेंट पेरेंट की अकाउंटेंट के पास भेज देता है और वो उन दोनों को कंबाइन करके ग्रुप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है, जिसे हम कंसोलिडेशन कहते हैं। तो ये IAS 33 कह रहा है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है ना, तो फिर EPS सिर्फ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बता दे, फिर इंडिविजुअल में चाहे ना बताए, लेकिन लिस्टेड कंपनी हो। तो ये एक बात लिखी हुई है, मोस्ट पब्लिकली ट्रेडेड एंटिटीज प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज वेल एज इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। व्हेन दिस इज द केस IAS 33 रिक्वायर डिस्क्लोजर ओनली ऑफ EPS बेस्ड ऑन फिगर्स इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन इसकी आपके लिए नहीं है, इसलिए सिर्फ पढ़ा दिया कि MCQs में कोई आ जाए तो जहन में हो कि अगर कोई कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है ऑर्गेनाइजेशन, तो सेपरेट में अलग से EPS शो ना करे, बस कंसोलिडेटेड में ही शो कर दे, ठीक है। कंसोलिडेटेड में ग्रुप पूरा ही होता है, पेरेंट के भी प्रॉफिट्स होते हैं, सब्सिडरी के भी होते हैं, तो EPS इकट्ठी ही शो कर दें, उन्होंने ये कहा, ठीक है। अगली बातें फिर आपने देख लेनी है, इसमें कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं। अब देखो ना, मैं इसमें क्या पढ़ाऊँ, बेसिक अर्निंग पर शेयर इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग प्रॉफिट और लॉस ऑन कंटेंट बाय वेटेड एवरेज। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं, लेकिन इनको ना आपने एक बार आर ओ रीड ऑनली, ठीक है। फार्मूला वगैरह लिखे हुए हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स हैं, फिर टाइप्स ऑफ शेयर्स हैं, पढ़ाया है आपको। शेयर्स ऑर्डिनरी होते हैं, फिर प्रेफरेंस होते हैं, प्रेफरेंस के अंदर रिडीमेबल भी होते हैं और इरिडीमेबल भी होते हैं, ठीक है। इसका जो फ़र्क है वो मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से सारा समझाया हुआ और बहुत प्रैक्टिस कर ली है हमने, लेकिन आपने अगर इसको रीड ना किया तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा किताब के अंदर पता नहीं क्या कुछ लिखा हुआ है। हालांकि लिखी वही बातें हुई हैं। रिडीमेबल क्या होता है जी, ऐसा शेयर कैपिटल जो रिडीम हो, ये तो लोन है। तो ट्रीटमेंट क्या है, इट इज़ अ लायबिलिटी, याद है। प्रेजेंटेशन, इसका डिविडेंड जो है वो फाइनेंस कॉस्ट में नज़र आएगा और इस डिविडेंड को ऑलरेडी डिडक्ट कर चुके होते हैं। ये सारी बातें हमें आती हैं, सिर्फ एक बार पढ़ के तसल्ली कर लेना कि यहाँ कोई अनहोनी चीज़ नहीं लिखी हुई है, ठीक है। लेकिन पढ़ना ज़रूर है, कोई निकल ही आता है, कोई एक आधा जुमला, कोई एक आधा लफ्ज़ नहीं समझ आता तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। नॉन रिडीमेबल जो हों वो लाइक इक्विटी होते हैं, उनका डिविडेंड जो है वो स्टेटमेंट इन इक्विटी में आता है, पता है हमें, ठीक है। और इस डिविडेंड को आपने माइनस करना होता है EPS निकालने से पहले, वो आपको ट्रीटमेंट पता है। अब एक टेबल बना हुआ है जिसके अंदर ऑर्डिनरी शेयर्स, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का कंपैरिजन है। डिविडेंड रेट इसका वेरिएबल होता है, बाकी दोनों का आपको बताया था फिक्स होता है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ तब करते हैं जब कुछ बच जाए, जबकि ये लोग इन ऑर्डिनरी वालों से पहले लेते हैं और ये तो सबसे पहले ले लेते हैं। लिक्विडेशन पे सबसे आखिर में इनको पैसे मिलते हैं, इनको ऑर्डिनरी से पहले मिलते हैं और इनको उनसे भी पहले मिल जाते हैं। लिक्विडेशन मतलब जब कंपनी ख़त्म होती है। तो वोटिंग राइट्स कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से, बहरहाल इनके पास वोटिंग राइट्स लाजमी होते हैं, बाकियों को वोटिंग राइट नहीं दिए जाते, ठीक है। उनको फिक्स डिविडेंड वगैरह जो दे रहे होते हैं, ठीक है ना, सही है, उनको वो फिक्स कर देते हैं। डिविडेंड प्रेजेंटेशन इसकी इक्विटी में, लेकिन बिफोर ऑर्डिनरी, और इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, वो इनकम स्टेटमेंट में फाइनेंस कॉस्ट के अंदर। कैपिटल कहाँ नज़र आता है, इक्विटी में और नॉन करंट लायबिलिटी में। तो कोई नई चीज़ नहीं है प्लीज़, लेकिन इसको आपने एक बार रीड ऑनली करना है, ठीक है। बल्कि मैं यहाँ नहीं लिखता, आप एग्जांपल्स सारी की हुई हैं उसको भी रीड ऑनली करने लग जाओगे। ये ठीक है जी, और ये टेबल लाजमी पढ़ लेना। हालांकि मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको पढ़ के हम समझें, ठीक है। ये एग्जांपल्स भी इस काबिल नहीं थी कि मैं इसको होमवर्क में देता, इसमें से शायद चौथी पे जाके मैंने होमवर्क दिया था मे बी, ठीक है। लेकिन या शायद एक दो इनमें से दे भी दी होमवर्क में। ये सब एग्जांपल्स चल रही हैं। फिर
हमने इश्यूएंस ऑफ शेयर कैपिटल एट फुल मार्केट प्राइस सबसे पहले सीखा था। रीड ओनली सिर्फ इसको करना है, बाकी तो सारे क्वेश्चंस हैं जो बेतहाशा हमने किए हुए हैं, तो इसको पढ़ लेना। कोई इसमें ऐसी चीज़ तो नहीं नज़र आ रही है कि जो हमें नहीं पता। ट्रीटमेंट सारे किए हुए हैं हमने, ठीक है। आज इंशाल्लाह मैं टेस्ट का सवाल भी डिस्कस करूँगा ताकि ईपीएस पूरा ही रिवाइज हो। जो टेस्ट का सवाल है वो बेसिकली वो रीसेंट अटेम्प्ट का सवाल है, तो उसमें बेसिक ईपीएस भी है, डाइल्यूटेड ईपीएस भी है, तो वो जब डिस्कस करेंगे तो ये टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा थेरी ज़रा, ताकि ताज़ा ताज़ा आपको थेरी पढ़ा लूँ। एंड पे थेरी पे आता ना तो आपने ठीक है। चाय पियोगे? ये देखो सारे सवाल किए हुए हैं होमवर्क के अंदर, तो ये सिर्फ क्वेश्चंस हैं, ये आप यहाँ से गुजरे हुए हैं। फिर आपने बोनस इशू पढ़ा था, हमने इसका ट्रीटमेंट सीख लिया। सिर्फ रीड ऑनली करना है जो अंग्रेज़ी लिखी हुई है। ये अंग्रेज़ी में बातें इस तरह की बहुत लाजमी है जिनको ध्यान से रखना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो यहाँ पर पहली लाइन में लिखी हुई है, क्योंकि ये बात अगर आपको ना पता हो सकता है आप सवाल में इस एडजस्टमेंट को समझ ही ना पाएँ कि ये क्या है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन कर लें, हाईलाइट कर लें। अब बोनस इशू ऑल्सो कॉल्ड स्क्रिप इशू, कैपिटलाइजेशन इशू या स्टॉक डिविडेंड, ये तीन नाम हैं बोनस डिविडेंड के, ठीक है, बोनस इशू के। तो इनको आपने याद रखना है इस हद तक कि बस अगर सवाल में, जैसे एक सवाल में आया भी था कैपिटलाइजेशन इशू, मैंने कहा था कि ये बोनस इशू को ही कहते हैं। अब अगर ये ना पता हो तो आप कहोगे ये पता नहीं क्या चीज़ है। सवाल में लिख दिया स्क्रिप इशू, आप कहोगे यार राइट इशू भी पढ़ा था, बोनस इशू भी पढ़ा था, मार्केट प्राइस इशू भी पढ़ा था, ये स्क्रिप इशू क्या होता है? बोनस इशू को ही कहते हैं। तो ये नाम पता होने चाहिए, इसके ऊपर स्टार लगा लें, बड़ी अहम बात है। अगली बातें मैं वैसे ही एक पढ़ा रहा हूँ जो मैं कह रहा हूँ रीड ऑनली कर लो, तो क्या है हमें पता है। तो वो कहता है इज एन इशू ऑफ न्यू शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन प्रोपोर्शन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग फॉर नो कंसीडरेशन। अब नहीं पता हमें ये बात, लेकिन एक बार रीड करोगे उस्ताद की तसल्ली के लिए तो बेहतर है ना कि आप गुजर गए इसमें से और आपको मसला नहीं हुआ। मैं तो गुजर के देख चुका हूँ, मुझे मसला नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपकी तरफ से तसल्ली चाहूँगा, ठीक है। अब इन अदर वर्ड्स द न्यू शेयर आर इशूड फ्री ऑफ चार्ज टू एग्जिस्टिंग, नो कैश इज रेज्ड फ्रॉम बोनस इशू, देयरफॉर नो अर्निंग बूस्ट फ्रॉम द इशू, बोनस इशू शेयर्स आर ट्रीटेड एज इफ दे हैव ऑलवेज बीन इशू। सारी बातें आपको मैंने करवाई हुई हैं प्रैक्टिकली, प्लीज़ एक दफ़ा पढ़ लेनी है, ठीक है। तो ये रीड ऑनली जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ 4 लाइनें रीड ऑनली करनी है, बाकी तो सब एग्जाम्पल हैं जो हमने बेतहाशा पहले ट्रीटमेंट सीख लिया, सारी चीज़ें वहाँ पे सिखा दी, अब एक दफ़ा पढ़ लो 4 लाइनें। उसके बाद ढेर सारी एग्जाम्पल्स हैं वो पहले से ही की हुई हैं आपने, अभी देखना होमवर्क लिखा हुआ आ रहा होगा, ठीक है। आगे देखो, द न्यू नंबर ऑफ शेयर्स दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बोनस कैन बी फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग नंबर ऑफ शेयर बिफोर बोनस इशू बाय बोनस, द बोनस इशू फ्रैक्शन इज, ये वही वाले फ्रैक्शन लगे हुए हैं। तो आपने ये कुछ भी करना नहीं है, समझना नहीं है, समझा हुआ है, सिर्फ उसको आपने रीड कर लेना। आगे देखो, ये सारे क्वेश्चंस आपने किए हुए हैं, ये होमवर्क आपकी क्लास के लिखे हुए हैं सारे क्वेश्चन, कुछ भी दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं बताऊंगा रिवीजन प्लान में अब एंड पे जाके कि कौन कौन सा सवाल आपने रिवीजन करते हुए करना है। ये सारे थोड़े ही करने बैठ जाएंगे या ईपीएस ही करते रहेंगे बस आखिरी फरवरी के महीने में। टॉपिक के साथ चलते चलते बुनियाद बन रही होती है, तब एक कॉन्सेप्ट करा के उसके ऊपर 50 सवाल भी करा दिए जाते हैं, लेकिन पर्चे के रिवीजन के लिए तो फिर 3-4 सवालों से काम चलाया जाता है, 50 की बजाय 10% पे आ जाते हैं, तो सब कुछ उसमें कवर्ड होता है। किससे मिलना है आपने? किससे? भाई कौन है भाई इसका? भाई चाबी दो, इतनी को चाबी दे देना फ्लैट तक पहुँच जाए। अच्छा जी, 13, 14, 15, 16, 17, ये सारा वह राइट इशू आ गया। अब जैसे मैंने बोनस इशू पढ़ाया है ना, राइट इशू भी पढ़ाऊँ तो उसमें कुछ नहीं निकलना, इसलिए आपने पढ़ना है एक दफ़ा, और कुछ निकल आए तो फील फ्री टू आस्क। वही कम राइट प्राइस मैंने बोला था, नाम लिखे भी थे, थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस, वहाँ पे आपके साथ ये उस टॉपिक को करवाते हुए मैंने नाम भी लिखे थे। सिर्फ एक दफ़ा तसल्ली के लिए पढ़ लो कि जी ये चीज़ें होती हैं, ऐसे हमने पढ़ी, हाँ ये सारी चीज़ें तो हमने पढ़ ली हैं यार, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो हमने 2 दफ़ा किया था, फिर अगले आपने सारे होमवर्क में किए थे। ये सिर्फ गो थ्रू करवा रहा हूँ आपको, इतना मोटा चैप्टर आपको नज़र आ रहा है, ये हमने कर लिया था, पता नहीं लगा। तो अगर इस तरह से चलते, चलो ये पढ़ो और फिर ये पढ़ो, फिर आप कहते पता नहीं ये कब ख़त्म होगा, सफ़े ही नहीं पलटे जा रहे, हम गैर महसूस तरीके से सारा कुछ करते चले गए और 6-7 दिन बाद टॉपिक ख़त्म था, ठीक है ना। तो उसको ज़रा तसल्ली कर लें, ये सारे सवाल आपने खुद किए हुए हैं, ये इनके साथ होमवर्क लिखा हुआ है, मुझे पता है, ये मैंने खुद होमवर्क में दिए थे, 21, 22, 23, 24 सारे, जिस दिन राइट इशू करवाया था।
अगली चीज़ आई थी शेयर स्प्लिट, ये तो हमने राइट इशू से भी पहले कर लिया था। तो शेयर स्प्लिट की सिर्फ अंग्रेजी देख लो क्या है। इट इज़ अ सिचुएशन वेयर शेयर्स आर सब डिवाइडेड इनटू 2 और मोर शेयर्स। ईपीएस ट्रीटमेंट ऑफ स्प्लिट शेयर इज सिमिलर टू ट्रीटमेंट ऑफ बोनस। ऐसे ही किया था हमने, कोई नई चीज़ है, बस इतना सा पढ़ लेना, पढ़ा ही दिया बल्कि मैंने तो। अगले क्वेश्चंस हैं वो हम क्यों करेंगे, वो तो हमने कर लिए हैं, सारे लिखे हुए हैं आपने, सारे आपके रजिस्टर्स पे सबूत के तौर पे मौजूद हैं। कंसोलिडेशन में शेयर्स इकट्ठे हो जाते हैं, रीड ऑनली कर लेना, अंग्रेजी में यही बात लिखी हुई है। ये तो उनके लिए लिखी हुई है जिन्होंने पहली बार यहाँ से पढ़ के ये करना था, हम तो ये करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ो, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, पढ़ने वाली को चीज़ आ जाए, वो आ जाए। ओ पेंडिंग, ये तो रह गया था, मुझे ये याद नहीं था वैसे, चलो फिर ये भी कर लेते हैं। लेकिन इसका एक हैवी किस्म का सवाल होमवर्क में देना है, वो आपसे नहीं होने वाला, ये चैलेंज है मेरा। ठीक है, लेकिन बेसिक तो मैं समझाऊंगा ना। वो लेक्चर नोट्स में गालिबन 10वां सवाल था कि कौन सा था, एक पेंडिंग किया, देख लेंगे, मैं बताता हूँ। ठीक है, फिलहाल आप इसको कॉन्सेप्ट को समझ लो। पार्टली पेड शेयर्स का मतलब ये है कि आपने सब्सक्राइब किए, मिसाल के तौर पे आपने शेयर्स ऑफ़र किए 25 मिलियन, उसमें से 20 मिलियन लोगों ने सब्सक्राइब किए और अभी उनमें से 10 मिलियन के पैसे आए हैं, 10 के नहीं आए। तो मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तान में हम शेयर कैपिटल में सिर्फ वही शेयर इशू करते हैं जो इशूड भी थे, फिर सब्सक्राइब भी हुए और फुल्ली पेड अप भी हैं। तो जितना हिस्सा पेड अप है उसको, तुम सुबह वाली क्लास में क्यों नहीं थे, खड़े हो जाओ वहीं पे। हाँ, मुझे क्यों नहीं नज़र आ रहा था, सुबह वाली पहली क्लास में थे तुम, मैं दूसरी में ढूंढ रहा था, बैठो। अच्छा बैठ जा यार आके। अच्छा जी, नहीं मैं ना दूसरी क्लास में तुम्हें ढूंढ रहा था, मैं कहूँ आज आया नहीं है, तंग कोई नहीं कर रहा मुझे बंदा कोई। अच्छा जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हमने ईपीएस की कैलकुलेशन में पार्टली पेड शेयर्स को कैसे डील करना है। अब एकदम से ज़रा स्लो हो जाए, ये पढ़ा नहीं हुआ, कोई नहीं, अब आ गया सामने तो कर लें, कोई मसला नहीं, इसीलिए तो मिले कि इसकी गैप्स को पूरा कर लें। एंड पे बैठ के फिर 7-7 घंटे ही क्लास में यही करना होता है, तो हम इस बार साथ साथ ही कर रहे हैं। ठीक है ना, ताकि जब एंड हो तो एंड हो। ओके, अच्छा, आपने पार्टली पेड शेयर्स को ऐसे लेना है, जैसे मैंने आपको कहा कि मिसाल के तौर पे 20 मिलियन शेयर सब्सक्राइब हुए थे, 10 मिलियन के फुल पैसे आ गए, 10 के नहीं आए। तो यूँ समझो जैसे 10 ही इशू हुए, फिर जब बाकी 10 के पैसे आएंगे उस दिन समझना, समझो अब ये भी इशू हो गए हैं इस दिन। ठीक है ना, ये करके देखते हैं, आसान सी बात है। पहले क्वेश्चन 36 पढ़ते हैं, फिर ऊपर वाली अंग्रेजी देख लेंगे। कंपनी ए हैज़ अ फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 दिसंबर। ऑन यकम जनवरी ईयर 1 देयर वर 6 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स इन इशू, ओपनिंग शेयर्स, ऑर्डिनरी ओपनिंग शेयर्स। ठीक है, 1 मिलियन ऑफ दीज 1 मिलियन ऑफ दीज शेयर्स वर पार्टली पेड टू 75% ऑफ देयर वैल्यू। ओए हो, ये तो गड़बड़ होगी उस्ताद जी, इनमें से 5 मिलियन तो पूरे पैसों वाले हैं, लेकिन 1 मिलियन के बारे में क्या कह रहा है, इनका सिर्फ 75% पेड है, यानी 750,000 के शेयर्स। तो इसका मतलब ओपनिंग शेयर्स तो फिर ये बने ना, जो 25% पेड अप नहीं है, मैंने कहा उसको समझो वो है ही नहीं। ठीक है, अब कहता है विच एंटाइटल ब्ला ब्ला, छोड़ो। ऑन 1 अप्रैल द रिमेनिंग 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ पार्टली पेड शेयर्स वर, हाँ, तो इस दिन जाके हम कहेंगे रिमेनिंग 25 यानी 250 भी आ गए। बात समझे हो? अच्छा, ऐसा भी हो सकता है ये एडजस्टमेंट ऐसे आए, ये एडजस्टमेंट ऐसे भी आ सकती थी कि वो स्टार्ट में 5 मिलियन कहता और उसके बाद कहता ड्यूरिंग द ईयर हमने 1000 शेयर्स इशू किए हैं, जिनमें से 750 के पैसे आए हैं, बाकी नहीं आए, तो सिर्फ 750 को आप ले लेते हो। फिर कुछ महीने बाद बाकी आते तो फ्रैक्शन भी लगाना होता है ना। तो मतलब सादा सी बात है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट आसान है, ये एग्जाम्पल भी आसान है, वो तो होमवर्क में सवाल मुश्किल जाना है। तो एज यूजुअल आपने सादा बात, ये यहाँ पे लिखी भी होगी ऊपर, फिर उर्दू में लिखवा भी दूंगा, सादा बात ये ध्यान में रखनी है, पार्टली पेड शेयर्स हों तो जितनी पेड अमाउंट है आपने समझना है सिर्फ वही शेयर्स हैं, बाकी हैं ही नहीं। और जब बाकी पैसे आ जाएं तो फिर समझो वो भी इशूड हैं, इससे आसान तो कोई बात नहीं ना हो सकती। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल बेसिक वाली मार्केट इशू वाली बात होगी। ठीक है, चलो
अब कहता है टोटल अर्निंग्स ईयर 1 की थी 2450, कैलकुलेट ईपीएस। ईपीएस ईयर 1 की 24,750 का प्रॉफिट है। अब बोलो, और यही है ना। अच्छा, अब ऑर्डिनरी शेयर्स लेने हैं, लेकिन वो कुछ शेयर्स नए भी इशू होने हैं, इस तरह का मामला चल रहा है, तो हम वर्किंग करते हैं जी। वर्किंग 1 हमारी जो होती थी, ठीक है। डेट, डिस्क्रिप्शन, नंबर ऑफ शेयर्स, फ्रैक्शन और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। यकम जनवरी ईयर 1 ओपनिंग 5, बल्कि यूँ लिख लेते हैं, इकट्ठा ही लिख लेते हैं, 5,000। मैं 1000 में चल रहा हूँ ना यार, आप लोग ऐसे परेशान हो रहे हो। ये देखो, वैसे सही था ना, ऐसे ही चलो जी। 24,750, 1000 उड़ा दिया, ठीक है जी। 5,000, 6,000 टोटल थे ना शेयर्स, मिलियन को इधर ले आऊँ 1000 में, ठीक है, प्लस 750 पेड थे 1000 में से, ठीक है। तो ये टोटल क्या बन गया, 5750। ये ओपनिंग है, क्योंकि वो कह रहा है यकम जनवरी पे ये थे 6,000, इनमें से 1,000 का 75% फुली पेड था, बाकी नहीं था, ठीक है। तो हमने उनको लिया ही नहीं। फिर वो कह रहे हैं जी 1 अप्रैल पे, इसी साल में 1 अप्रैल पे रिमेनिंग के पैसे भी आ गए। तो 1 अप्रैल ईयर 1 पे आपने कहा रिमेनिंग आ गए, आपको न्यू, मैं कहूँगा न्यू शेयर्स आ गए। तो इसका मतलब इस पर फिर फ्रैक्शन लगा दोगे 3/12, ठीक है। न्यू शेयर्स कितने आए, 1000 में से 25% अब आ गए, 75% ऊपर एडेड है, 250। टोटल कितना हो गया, 6,000 पूरा हो गया। इन 6,000 पर 9/12 कर दो जी, 1437 और 4500, और ग्रैंड टोटल 5937। ये कॉन्सेप्ट पता नहीं कैसे बच गया था हमसे, रुपीज़ 4.1617। ये लो जी। अच्छा जी, यहाँ पे क्या है, यही है जी, चलो ठीक है, समझ आ गया, ओके। ये है क्वेश्चन नंबर 36, पेज नंबर कौन सा है जी, 528, ठीक है जी। इसकी पिक्चर ले लें जल्दी से, नोट करने का तो टाइम नहीं दूंगा। और लेक्चर नोट्स में आए, एक सवाल बचा हुआ है, वो बच गया था, जैसे यहाँ पे ये बच गया था ना, अब ये मेरे प्लान में ही था, देखो देखो ले गया 10-15 मिनट। ये गैप एनालिसिस होता है, ये रिवीजन क्लासेस यही होती हैं हमारी, जो मैं आखिर में क्या रेशोज़ को ज़रा हाफ लेक्चर पे रेशोज़ ले आऊँगा ना, उसकी प्रैक्टिस, और हाफ लेक्चर में रिवीजन करूँगा। वो रिवीजन नहीं होगी, असल में ये होगा, समझें इसकी इंपॉर्टेंस को, रही हुई चीज़ें कर रहे होंगे हर टॉपिक में से, जो पर्चे में भी आ जाती हैं अक्सर। तो जिस दिन मैं कहूँगा उस दिन छुट्टी होगी, ठीक है। कोशिश करूँगा, मुझे कोई शौक़ नहीं है ये बस रोज़ आऊँ, आप जल्दी से जल्दी जाना है, लेकिन जल्दी से जल्दी का मतलब ये नहीं है कि स्पीड लगा लें। स्पीड लगाएं तो अभी हफ्ते के अंदर सारा सिलेबस ख़त्म कर लेते हैं। एनपीओ भी गया, रेशो भी गया, पता ही नहीं चलेगा आपको, तो पता ही नहीं चलेगा कि हुआ क्या। लेकिन सब कुछ इतना इफेक्टिवली कर रहे हो तो खाम में 1-2 दिन की वजह से अपने 6 महीने को स्टेक पे मत लगाना, ठीक है। अच्छा जी, ज़रा होमवर्क कर लें फिर। ये तो 1 है, ये 2 है, यहाँ पे करके एक सवाल था, यार कहाँ गया, 9। लेकिन इस सवाल में ना गड़बड़ पता है क्या थी, है इसमें भी, सुनो, अ कंपनी हैज़ एन इशू ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऑफ 100 मिलियन, रुपीज़ 20 मिलियन, 6% कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं, दीज बॉन्ड्स आर कन्वर्टेबल। अच्छा, ये तो दूसरा कॉन्सेप्ट है, चलो बहरहाल ये भी कर लो, पेज नंबर 968 है, इसको लिख लो अपने पास। ये कल संडे है ना, खप लेना इस पे। वो पार्टली पेड शेयर्स नहीं है, लेकिन उस जैसा ट्रीटमेंट कुछ यहाँ पे भी है। यहाँ पे मामला ये है, पेज 968 लेक्चर नोट्स, मामला कुछ ऐसे है,
कि ऑर्डिनरी शेयर्स 100 मिलियन रुपए के पड़े थे, 20 मिलियन रुपीस के कन्वर्टेबल बॉन्ड्स थे स्टार्ट पे ईयर के, और ये बॉन्ड्स कुछ कन्वर्ट हो गए। ठीक है, दीज बॉन्ड्स आर कन्वर्टेबल थे, लेकिन वो कहता है 1 अप्रैल पे आधे कन्वर्ट हो गए हैं, आधे नहीं हुए हैं, बेसिक और डायल्यूटेड ईपीएस निकालो। बड़ा खूबसूरत सवाल, सही घुमाएगा आपको। करना क्या है अब ये सुन लो। ओपनिंग ऑर्डिनरी शेयर्स तो होंगे 100 मिलियन डिवाइड बाय 10 मिलियन ही करोगे ना, 100 मिलियन रुपए है ना, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गए ओपनिंग ऑर्डिनरी शेयर्स। अब जो डिबेंचर्स हैं वो बेसिक ईपीएस की कैलकुलेशन में नहीं आते, लेकिन इस साल में 1 अप्रैल को आधे बॉन्ड्स या डिबेंचर्स जो हैं वो कन्वर्ट हो गए ऑर्डिनरी शेयर्स में, एक्चुअल हो गए। तो अगर ये हो गए हैं तो ये तो शेयर्स आ गए इधर। तो 1 अप्रैल से आप 10 मिलियन का आधा 5 मिलियन न्यू शेयर्स में लिखोगे जो कन्वर्ट होके आए, और उन पे फ्रैक्शन उसी हिसाब से लगा लोगे। बेसिक ईपीएस तो आसान है, मसला आना है डायल्यूटेड ईपीएस। डायल्यूटेड ईपीएस के अंदर आपने 5 मिलियन शेयर्स को पूरे साल के ऊपर रखना है डायल्यूशन के इफेक्ट में, डिनोमिनेटर में, और बाकी 5 मिलियन का चूँकि 9/12 बेसिक में चला गया तो 3/12 डायल्यूटेड में रखना है। ये खपना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा इंदिया दिया, अंदाज़ा बताया। ऐसे ही जो 5 मिलियन शेयर्स कन्वर्ट हो गए, 5 मिलियन 50%, हाँ 20 डिवाइडेड बाय 100 जो कितने बनते हैं ये? अच्छा, तो उसमें से 5, ठीक है, 5 जो कन्वर्ट हो गए 1 अप्रैल को, जब तक कन्वर्ट नहीं हुए थे तो उन पे इंटरेस्ट आएगा 3 महीने का, और जब कन्वर्ट हो गए तो इंटरेस्ट रुक जाएगा, वो सेविंग आएगी, और जो बाकी हैं वो पूरे साल पे होंगे। तो ये बड़ा ही खौफसूरत सवाल है, खूबसूरत नहीं, खौफसूरत, ठीक है। ये आपके सारे कॉन्फिडेंस को ख़राब करने की कोशिश करेगा। वह इसलिए करवाऊंगा ना बेटा, लेकिन पहले आप ट्राई ना करें तो। मैंने तो देखो, मैंने तो किताब ICAP की किताब का वही सवाल था जो करवा दिया है बस। अब ICAP की किताब वाला सवाल करवा दिया पार्टली पे, उसके अंदर कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि जो कन्वर्टेबल हैं वो कन्वर्ट हुए हों। ICAP के सवाल भी हमने देख लिए, पास पेपर भी देख लिए, रिसेंट वाला भी आया पड़ा है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट कहीं नहीं आया हुआ, तो ये फिर आ जाए पर्चे में तो आप कैसा परफॉर्म करते हैं ये देखना चाहता हूँ। करवाना तो मैंने ही है, तभी तो होमवर्क में दिया। अब ये अलग बात है कि ये अगले 1 हफ्ते के अंदर हो या सैटरडे पे फिर एक्स्ट्रा क्लास में हो, ये तो क्वेश्चनेबल बात है, लेकिन है 5 मिनट की बात। अगर आप करके आएंगे तो मैं कैलकुलेशन शेयर कर दूंगा आपके साथ, ठीक है। सोल्यूशन दिखा दूं? पिछले अटैम्प्ट के अंदर सॉल्व किया हुआ सोल्यूशन मौजूद होगा, अगर देख लूँगा मैं घर पे। अगर चाहोगे तो मंडे को दिखा दूंगा, सवाल ना भी करवाऊँ तो। एक ट्राई कर लेनी चाहिए, क्या ख्याल है? एक एफर्ट्स, मुश्किल सवाल है मैं खुद कह रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा जो आइडिया दिया वो समझो। ये समझो, कन्वर्टेबल आधे तो रहे, वो तो बेसिक में नहीं आने, डायल्यूटेड में आने, सुकून हो गया। आधे जो हैं वो साल के दरमियान में कन्वर्ट हो गए हैं, तो जिस दिन कन्वर्ट हो गए उससे ऑनवर्ड बेसिक की कैलकुलेशन में लोगे, उससे पहले वो डायल्यूटेड थे। जिस दिन कन्वर्ट हुए उसके बाद क्या इंटरेस्ट सेव हो गया, उससे पहले का इंटरेस्ट सेव नहीं हुआ। ये आधों के साथ लड़ाई है, बाकी आधों की नहीं है। ट्राई करना, इंशाल्लाह होगा, अल्लाह ने चाहा तो। अच्छा जी, कहाँ निकल गए हम, पता नहीं क्या सोच के चलते हैं हम और किधर पहुंच जाते हैं। अच्छे भले जा रहे थे। हाँ जी, अर्निंग्स पर शेयर इन केस ऑफ डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, ये आपको बता दिया था, ये एग्जांपल भी करवाई थी, इसको रीड ऑनली करना। ये एग्जांपल आपने की है, अगली होमवर्क में की हुई है, ठीक है। उसके बाद डायल्यूटेड शुरू होती है। भाई नाराज होके चले गए, करवा तो रहे कुछ नहीं है भाई साहब। डेफिनेशंस हैं, ऑप्शंस वारंट्स क्या होते हैं? ये होल्डर को देते हैं एक राइट टू परचेज ऑर्डिनरी शेयर्स, ठीक है। अच्छा, अब अगर पोटेंशियल शेयर्स एक्चुअल ऑर्डिनरी शेयर्स में बदल जाएं, ये लिखा हुआ है, पोटेंशियल शेयर्स बिकम एक्चुअल ऑर्डिनरी शेयर्स, अर्निंग फिगर विल बी शेयर्ड विद द लार्जर नंबर ऑफ ऑर्डिनरी, दिस माइट डाइल्यूट ईपीएस लिटिल, मीनिंग ऑफ डाइल्यूशन ओवर ब्ला 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 पढ़ना है एक दफ़ा, सब कुछ सिखाया हुआ है, ठीक है। डाइल्यूशन, अच्छा ये इंपॉर्टेंट बात है, ये ऐसी इंपॉर्टेंट बात है कि ये यहाँ पे बतानी ज़रूरी है। डाइल्यूशन इज अ रिडक्शन इन ईपीएस और इंक्रीज इन लॉस पर शेयर।
देखो डाइल्यूशन का मतलब क्या होता था, हमने कहा था ईपीएस का कम हो जाना, लेकिन ईपीएस कम क्यों हो रही होती थी कि डिनोमिनेटर के बढ़ने से ईपीएस कम हो रही है, लेकिन लॉस के ऊपर इम्पैक्ट जो है ना वो ईपीएस का बढ़ने का होता है, ठीक है ना। मतलब कि लॉस के अंदर डाइल्यूशन क्या होगी, प्रॉफिट का कम होना, ये डाइल्यूशन है, लॉस का बढ़ना डाइल्यूशन होती है। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ध्यान में रखें, बाकी कैलकुलेशन जैसे हम करते हैं ना वैसे ऑटोमेटिकली ये काम हो जाता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हाईलाइट कर लें। अच्छा जी, बाकी अगली चीज़ें आप पढ़िएगा, ऑब्जेक्टिव और डायरेक्शन, रीड ओनली जो मतलब की बात थी वो मैंने स्टार लगवाई, इसको रीड ओनली करना है आपने सारे को, फिर बाकी सारे को भी क्या करना है, रीड ओनली, ठीक है। देख लूँ मैं कुछ चीज़ ऐसी ना हो। हाँ, ये भी आपको पता है सारे पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर डाइल्यूटिव नहीं होते, कुछ एंटी डाइल्यूटिव भी हो जाते हैं, वो हमने सारा कुछ वर्किंग में करके देखा हुआ है। ऑप्शंस वो उसकी रैंकिंग करते थे, रैंकिंग में जो नंबर 1 होता था, नंबर 2, नंबर 3, उससे डाइल्यूटिव डीपीएस निकालते जाते थे। जब वो डाइल्यूशन के बाद बढ़ जाती तो हम कहते थे वो भाई ये एंटी डाइल्यूटिव हो गया है। ये सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई हैं, मतलब की बात सिर्फ अंडरलाइन करवा दी, लेकिन बाकी पढ़नी ज़रूर है, एक दफ़ा तसल्ली करनी है, ठीक है भाई। वो बुला दें ज़रा साकिब को। अच्छा, एंटी डाइल्यूशन के बारे में लिखा गया है कि ये इंक्रीज इन ईपीएस होगा या रिडक्शन इन लॉस, ये उसी के ऑपोजिट वाली बात यहाँ पे लिखी हुई है एंटी डाइल्यूशन में, ठीक है। अच्छा, इसको सिर्फ एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लो और याद सिर्फ ये वाली रखो जो आपको याद है। डाइल्यूशन का मतलब होता है रिडक्शन इन ईपीएस और एंटी डाइल्यूशन का मतलब होता है इंक्रीज इन ईपीएस, बस लॉस उसी के उलट है प्रॉफिट के, बस, ठीक है, फॉर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी कैलकुलेशन जैसे हम करते हैं वैसे ये सही साबित होगा। व्हेन पोटेंशियल शेयर्स आर एंटी डाइल्यूटिव, यहाँ पे ना आप बेशक एक बार पढ़ लें, निकलना कुछ नहीं है, ये वही बात लिखी हुई है। मैंने कहा था रैंकिंग करना जिसमें इंक्रीमेंटल ईपीएस निकालना। अब उन्होंने सबको अलग अलग करके बताया, अगर इंक्रीमेंटल ईपीएस कन्वर्टेबल बॉन्ड की ज़्यादा है बेसिक ईपीएस से तो क्या है, अगर इंक्रीमेंटल ईपीएस जो है वो कम है, बेसिक लॉस अगर चल रहा है तो वो क्या है। आप नहीं, बस बल्कि मैं तो कहता हूँ आप इसको ऐसा करो, ये पढ़ो सिर्फ रीड ओनली, सिर्फ ये, उसके बाद ये करते कैसे हैं ये यहाँ से ना पढ़ो, ये आपको पता है। ओह ऊपर से लिखी लाइन, ये पता है आपको क्या करते थे हम देखते थे कितने कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हम उनकी रैंकिंग के लिए इंक्रीमेंटल ईपीएस निकालते थे, वही अंग्रेजियाँ मारी हुई हैं इन्होंने, ठीक है। उसमें से जो सबसे लोअर वो नंबर 1, फिर उसको डाइल्यूटेड ईपीएस की आज करेंगे, सवाल भी करना है टेस्ट वाला, रिसेंट टाइम वाला, तो ये सारी चीज़ें रिवाइज भी होनी है। जब रैंकिंग हो जाती थी तो फिर हम उसको 1 बाय 1 ऐड करते थे यहाँ तक के वो नीचे जाता रहे, और जब वो एंटी डाइल्यूटिव होता था तो हम रोक देते थे। तो वो सारा कुछ यहाँ पर अजीब अजीब अंग्रेजियों में लिखा हुआ है, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स, व्हेन देयर आर कन्वर्टेबल बॉन्ड और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर डाइल्यूटेड ईपीएस इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। अच्छा जी, अर्निंग्स को क्या करना है, इसको रीड ओनली करना, सिर्फ रीड ओनली करना, सब आपको आता है। अर्निंग्स को एडजस्ट करेंगे क्योंकि डिविडेंड या इंटरेस्ट पे नहीं करना, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स को एडजस्ट करेंगे क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं, चलो पढ़ लेते हैं इसको, ज़रा पढ़ लेते हैं, आपकी शक्लें बनी, कैसे निकालते थे ये सीखा हुआ है ना, यहाँ पढ़ के देखते हैं। अर्निंग्स कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स अगर हों कोई से भी, वो बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, वो डिबेंचर्स भी हो सकते हैं, वो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकते हैं, वो सब मिलाकर कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स कहलाए थे ना, याद है। अब वो कहता है अगर कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स आए तो क्या होगा। व्हेन देयर आर कन्वर्टेबल बॉन्ड्स और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, डाइल्यूटेड ईपीएस इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज by making adjustment to total earnings and total number of shares in issue used in basic EPS। बेसिक EPS वाली अर्निंग उठाते थे और शेयर्स उठाते थे, ऐसा ही है भाई। उन्हें कहना तावीज़ वाली चाय नहीं दूसरी वाली पीनी है बच्चों ने। अब पॉज करें ज़रा, बस जी, यही करते थे। डाइल्यूटेड EPS कैसे निकालते थे जी, हम EPS बेसिक EPS वाली अर्निंग और शेयर्स को एडजस्ट करते थे, ठीक है। अब अर्निंग्स को कैसे एडजस्ट करते थे, अर्निंग्स आर एडजस्टेड बिकॉज चलो ठीक है, बिकॉज क्यों जी, अर्निंग्स आर एडजस्टेड बिकॉज वुड नॉट हैव टू पे डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस
वो जो कन्वर्टेबल शेयर्स होते थे, जब वो कन्वर्ट हो जाएंगे तो उनके ऊपर डिविडेंड इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, या जो बॉन्ड्स हैं कन्वर्ट हो जाएंगे तो उन पर इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो अर्निंग्स क्यों एडजस्ट करते हैं? क्योंकि ये इंटरेस्ट सेविंग मिलती है। याद आ रहा है? अब फॉर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स एड बैक प्रेफरेंस डिविडेंड पेड इन द ईयर, टोटल अर्निंग्स विल बी इंक्रीज्ड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड सेव्ड। For convertible bonds, add back interest charge on bond in the year, less tax relief relating to that interest, total earning will be increased by। ये सिर्फ पढ़ने की बात ही थी, सब कुछ तो किया हुआ है, यही करते थे। हमने कहा जी बेसिक ईपीएस वाली अर्निंग्स और शेयर्स को आ रहा है न्यूमेरिकल सवाल आ रहा है, बस थोड़ा सा रह गया है, थोड़ी सी देरी रह गई बस। ठीक है, आ रहा है न्यूमेरिकल सवाल जी। अर्निंग्स को एडजस्ट करते थे इंटरेस्ट सेविंग से, डिविडेंड या इंटरेस्ट। प्रेफरेंस डिविडेंड को भाई प्रेफरेंस डिविडेंड को नेट ऑफ टैक्स नहीं करते थे बाय डिफॉल्ट, तो जब तक कहे ना, जबकि दूसरे इंटरेस्ट को नेट ऑफ टैक्स करते थे, इससे अर्निंग्स बढ़ जाती थी। याद है? कोई लिखा हुआ है। नेक्स्ट, ये सिर्फ एक बार पढ़ना है, यहाँ से याद नहीं करना, ये हमें आता है। ठीक है, नेक्स्ट, नंबर ऑफ शेयर्स को भी एडजस्ट करते थे, डिनोमिनेटर को, उसमें हम इन शेयर्स को इश्यू करवाते थे। एक बड़ा अहम पॉइंट है यहाँ पे मिसिंग, जो कि इस टेस्ट के अंदर टेस्ट भी हुआ था। ठीक है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ज़ाहिर जब थ्योरी पढ़ाई जाती है तो उसको बताया जाता है। ठीक है, अच्छा छोड़ो, नंबर ऑफ शेयर्स, द वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स इज इंक्रीज्ड, बढ़ाते थे ना, प्लस प्लस दोनों तरफ आता था, बाय एडिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यू शेयर्स दैट वुड बी क्रिएटेड इफ ऑल पोटेंशियल शेयर्स आर कन्वर्टेड इनटू एक्चुअल ऑर्डिनरी शेयर्स। The additional number of shares is calculated on the assumption that they were in issue from the beginning of year or from the date of issue, whichever is later। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। वैसे आज तक ये वाली बात टेस्ट हुई थी जो क्लासों में हमने पढ़ी। ठीक है, सही है। हम तो चुप करके शेयर्स को कन्वर्ट कर देते थे फुल फ्लेज, फ्रैक्शन कभी नहीं लगाया था। डिनोमिनेटर में जो शेयर्स ऐड करते थे, फ्रैक्शन कभी नहीं लगाया था। अल्लाह करे मुझे कोई सवाल यहाँ पे सॉल्व हुआ मिल जाए जो हमने डाइल्यूटेड ईपीएस निकाली हो। डाइल्यूटेड, ये देखो शेयर्स, ये सारे सवाल ही माशाल्लाह वही हैं। डिनोमिनेटर में 20,000 शेयर्स इशू बढ़ाए, फ्रैक्शन तो नहीं लगाया। डिनोमिनेटर में 20,000 शेयर्स बढ़ाए, फ्रैक्शन नहीं लगाया। 25,000 शेयर्स बढ़ाए, फ्रैक्शन नहीं लगाया। 750 शेयर्स बढ़ाए, फ्रैक्शन नहीं लगाया। और कोई सवाल? ये तो सवाल ही है, जवाब नहीं है। अच्छा चलो सारे हो गए, और कोई अल्लाह करे और को मिल जाए। ये ना मुझे भी समझ आ गई है, ठहर जाओ कि आपको समझ आ गई है जी। डाइल्यूटेड ईपीएस निकाल रहे हैं हमने। न्यूमरेटर कहाँ गई यार रैंकिंग? ये न्यूमरेटर में चेंज और डिनोमिनेटर में चेंज लिया था, तो डिनोमिनेटर में चेंज क्या था? नंबर ऑफ शेयर जो ऐड करने हैं। कभी भी यहाँ फ्रैक्शन नहीं लगा था। उसकी वजह यह है, सारे सवालों में जाके आप देख लो, कहीं पे यूँ नहीं लिखा था कि प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल या डिबेंचर्स जो हैं वो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स या कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हमारे साल के दरमियान में किसी वक्त इशू हुए। हमेशा ये होता था कि वो साल के पहले दिन से आ रहे हैं। तो इतनी सी बात सिर्फ हमारी टेस्ट हुई थी। ये क्या? द एडिशनल नंबर ऑफ शेयर इज कैलकुलेटेड ऑन असम्पशन दैट दे वर इन इशू फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ईयर। हम ये अज्यूम करते थे कि साल के पहले दिन से हैं, ये अगली बात उन्होंने लिखी, और फ्रॉम द डेट ऑफ इशू विच एवर इज लेटर। मतलब अगर हमें लिखा हुआ आ रहा है कि कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इन इशू, खामोश है, तो साल के पहले दिन से ही अज्यूम करेंगे, या साल के पहले दिन इशू करवाता था। कभी खुदा न खास्ता यूं कह दे 2020 में खड़े होकर 1 जुलाई 2020 पर हमने कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू किए। अब जब डाइल्यूटेड ईपीएस निकालनी है तो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को अज्यूम करेंगे कि ये शेयर्स में कन्वर्ट हो गए हैं, यही करेंगे ना। जैसे हम निकालते थे कि जी 1000 से डिवाइड करके इतने नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे, लेकिन उसके ऊपर एडिशनल क्या करना पड़ेगा, आज के सवाल में करके देखेंगे, उस पर फ्रैक्शन भी लगाना पड़ता था। ओके, तो ये आज के सवाल के अंदर इंशाल्लाह देखेंगे। ठीक है जी, चलें। बहरहाल I-33 प्रोवाइड्स फॉर यूज ऑफ मोर डेरिवेटिव ऑप्शंस व्हेन मल्टीपल। अच्छा जी, इसको छोड़ें, दफा करें, इसको काट दें। इफ न्यू कन्वर्टेबल आर इशू ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ, हाँ ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। If new convertibles are issued during the course of the year, the additional number of shares and the earnings adjustment are included only from the time that the convertibles were
इशूड, ये वाली बात मैं कह रहा था। इसको स्टार लगाओ, इसको हाईलाइट करो और इसके साथ लिख लो टेस्ट की बजाय ना अटेम्प्ट लिखो। अभी रिसेंट अटेम्प्ट कौन सी गुजरी है? सितंबर, चलो अब सितंबर या ऑटम दो में लिख लो यार, सितंबर ऑटम 2022। इसका क्वेश्चन नंबर जो भी है पीच वाला जो आपको मैंने इस टेस्ट के अंदर दिया था ईपीएस वाला, ये वही सवाल है। इसको वहाँ पर हम प्रैक्टिकली अप्लाई कर लेंगे, फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर भी आके लिख लेना आप। ओके चलो जी। गोल्ड लिमिटेड वाला सवाल आपने खुद होमवर्क किया हुआ है, मैंने लिखा हुआ है। ब्रॉन्ज लिमिटेड वाला सवाल होमवर्क किया हुआ है। इसको ना आपने उसी तरह से जैसे मैंने लिमिटेशंस को फ़िलहाल रोका है ना, इसको भी रोक दें, ताकि जब मैं रेशोज़ का टॉपिक पढ़ाऊं तो प्राइस अर्निंग रेशो पढ़ाऊंगा, तो साथ ही उसकी लिमिटेशंस, रेशो एनालिसिस की, और ये प्राइस अर्निंग रेशो के बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं जिसमें ईपीएस यूज़ होती है, तो ये मैं वहीं पर ही फिर आपको उसी वक्त पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो इसके साथ लिखें, यूँ ब्रैकेट लगा के, कल नहीं, मैंने कल लिखना ही नहीं, इसलिए आफ्टर रेशो एनालिसिस। वो हो गया था भाई, ऐसे ना करो। हाँ, उसका जीपी नहीं हुआ, वही गैप्स होते हैं, बता रहा हूँ। देखो वो चीज़ रह गई तो रह गई, आप घर चले गए और वही पर्चे में आ गई। अच्छा जी, नोट बनाना आपको सिखाया था, या अल्लाह कोई नोट मैंने बनाया हो इसके ऊपर, उधर तो बनाया ही हुआ है। हाँ नहीं ना बनाया हुआ यार, नहीं बनाया हुआ। ये भी नोट नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट है। ये जो इस सवाल का नोट था, ये नोट मैंने बोर्ड पे बनवाया था ना। चलें कोई बात नहीं, वो ओपन कर लें। ये माइल्स लिमिटेड वाला जो क्वेश्चन है, इसका नोट मैंने बनवाया था। या अल्लाह, लास्ट टाइम में तबीयत नहीं सही थी, मैं बैठ के करता था, उसमें मिल जाए। ज़रा पॉज करिएगा आमिर भाई। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 37 और 38 ये सवाल आप लोगों ने किए हुए, इनके साथ होमवर्क बड़ा बड़ा लिखा हुआ इस बात की गवाही दे रहा है। इन सवालों की रिक्वायरमेंट थी, कैलकुलेट बेसिक ईपीएस फॉर द ईयर 31 दिसंबर ईयर 1, ऑल्सो प्रिपेयर रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम एंड रिलेटेड नोट्स फॉर द सेड ईयर, बल्कि फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर ईयर 1। मैं कहा मैं किया होया काम तुहाडे कोल क्यों ना करावां। आपको ना डिफरेंट क्वेश्चंस के नोट्स बनवा दिए, ज़रा मुश्किल थे। बहरहाल इन सवालों के नोट भी अगर आप बना लें ना, ठीक है, इनमें सिर्फ बेसिक ईपीएस है, ज़रा अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये जो मैंने लिखा है ना, ये देखो मैं कॉपी कर रहा हूँ। अब भला पूछो क्यों? क्योंकि यही रिक्वायरमेंट मैं 38 के साथ भी ऐड करने लगा हूँ। वहीं पे ही कॉपी हो जाओ, आओ तो सही ज़रा जी। लो भाई, ओए होए बच्चों, ये पेज 529 पर बेचारा होमवर्क ही नीचे आ गया। ठीक है, अच्छा जी, पेज 529 पर क्वेश्चन नंबर, पहले उसको तो जाके सही कर लें। बस बस बस, गुस्सा नहीं, आपको समझ तो आ गई होगी, पता नहीं इसके साथ क्या हो रहा है। ठीक है, लो भाई, ये ना, ये जो रिक्वायरमेंट मैंने लिखी है ना 37 के साथ, यही 38 के साथ भी लिख लें जल्दी से। ठीक है,
ये दोनों सवाल आपने किए हुए हैं, सिर्फ इनका नोट बनाना है। कैसे बनाना है ये देखें। एंटिटी जी प्रॉफिट लिखेंगे, डिस्कंटिन्यूड का अलग, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। फिर ईपीएस निकाल देंगे, फेस पर इकट्ठी कर दें, कंटिन्यू डिस्कंटिन्यूड की अलग है। बड़ा प्यारा नोट बनता है इसका। फिर वही बेसिक अर्निंग पर शेयर कैसे निकली, अर्निंग्स और ऑर्डिनरी शेयर्स, ठीक है। रेकन्सिलिएशन ऑफ प्रॉफिट विद अर्निंग्स, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, नोट ख़त्म। ऐसे ही आप ये ऑनलाइन वाले बच्चों, कसम है तुम लोगों को यहाँ से देख के ना बनाना। उसके बाद ये मैं कल फिर आप मंडे को ना आप लोगों को ये सोल्यूशन शो कर दूंगा, आप लोग बताएंगे, तस्वीर खींच लेना, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से 38 के लिए है सारा कुछ, ठीक है। 38 के अंदर ये फिगर भी आ रही है। तो ये थोड़ी प्रैक्टिस है जो नोट हमने बनाया था, ताकि रिवीजन हो जाए, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है आप इसको सिर्फ देख रहे हैं। अच्छे बच्चे जो हुए, हाँ अच्छे बच्चे जो हुए, तो इधर देखो, इसकी पिक्चर नहीं बनानी प्लीज़। ये इतना हिस्सा फेस पे होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, और उसके बाद यहाँ से शुरू हो जाते हैं नोट्स। तो मैं ऐसे ही इंशाल्लाह मंडे को ये पिक्चर दिखा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। ऐसे ही ये इनकम स्टेटमेंट, ऐसे इतनी इनकम स्टेटमेंट और इतने नोट्स, और ये नोट बनाना सिखाया हुआ है आपने। सिर्फ उसका वो जो सवाल अर्ली मॉर्निंग वाला था, ये माइल्स वाला, इसी को दोबारा देखना है, आपका नोट रिवाइज हो जाएगा। ये दोनों नोट्स आप, इसमें डिसकॉन्टिन्यूड भी शामिल है, तो इसलिए ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। चलें जी, आप देना शुरू कर दें जी इस तरफ। अच्छा जी, कहाँ थे हम और कहाँ आ गए। वो इसलिए मैंने कहा कि ये ना, मैंने आपको, इधर देखो, ये ना आपको मैंने डिस्क्लोजर अभी पढ़ाने हैं जो उन्होंने लिख के दिए हुए हैं। जल्दी कर लें, अभी तो एमसीक्यूज भी रहते हैं, टेस्ट भी डिस्कस होना रहता है। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? अच्छा जल्दी आओ, हम डिस्क्लोजर पे पहुँच गए। लेकिन मैंने होमवर्क दिया, क्या करोगे आप? ज़्यादा आगे निकल गए। जी बच्चों, भाई ये जो अभी बच्चे आ रहे हैं ना, ये खुद अलग से ना बैठना, किसी पहले से बैठे हुए बच्चे के साथ बैठो, हर बच्चा, ताकि पता लगे कि होमवर्क में कौन से सवाल का नोट मिला है अभी तक। अच्छा यार ये डिस्टर्बेंस हो रही है, जल्दी कर लो। इधर आगे आओ, इसके साथ बैठो, तुम आगे आओ, इधर इसके साथ बैठो। ये होमवर्क इसको बताना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। अच्छा, लेकिन अब बाद में बताना, रोला ना पाना हो। पेज 534 पे आ जाएं जी, पेज 534 पे आ जाएं। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। प्रेजेंटेशन नज़र कहाँ आई? ईपीएस। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, ये हमने बनाना सीख लिया था, अब सिर्फ पढ़ना है। जैसे पीपीई का नोट पहले बनाया, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड की बाद में पढ़ी थी, ठीक है। तो बहुत मैं आपके लिए ना निशान लगा रहा हूँ स्टैंडर्ड्स पे। मैं ये समझ रहा था कि साथ साथ करेंगे, लेकिन वो उसमें देर हुई पहले, उसके बाद अब मैं समझता हूँ ज़रूरी नहीं है कि आप लोग साथ साथ करें। हर स्टैंडर्ड के कुछ पैरास आपको हाईलाइट करके मैं एक पेज पे लिख के दे दूंगा, आपने बस उनको हाईलाइट कर लेना है, जिनमें ये डिस्क्लोजर वाले पैरास होंगे। तो ये डिस्क्लोजर आपको बनाना आ भी जाए तो इसको ओपन करके रख लोगे, बनाना आता होगा तो दो चार बातें वहीं से पढ़ लोगे। ये वहाँ पर लिखी हुई बातें हैं, ठीक है। क्या कहते हैं जी? एंटिटी शुड प्रेजेंट द इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बेसिक ईपीएस एंड डाइल्यूटेड ईपीएस। बेसिक ईपीएस ही है, और इसी को हमने कह दिया था डाइल्यूटेड। काश के मेरा वो नोट आज बना होता इधर, वो ज़्यादा बेहतरीन बना हुआ था। मैंने ये डिस्क्लोजर को टारगेट करके बनवाया था। खैर, बेसिक ईपीएस, जब बेसिक और डाइल्यूटेड सेम थी तो हमने लिखा था बेसिक एंड डाइल्यूटेड। लेकिन ऐसी बात भी नहीं है कि मैं आपको दिखा नहीं सकता, मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ज़रूर दिखाई थी आपको। नेस्टले की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये वो सब नोट तो आगे बना ही था। ओए हो, भागो भागो ऊपर जाओ अब। ये सारा कुछ आपने सीखना है आगे बनाना, ये अंग्रेजियाँ लिखनी, सारा कुछ लिखना। हाँ ऐसे ना समझो FAR2 को इजी नहीं लेना आपने। ये देखो, बेसिक एंड डाइल्यूटेड फेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर हमने इसको शो किया था। फिर मैंने इसका सब नोट बनाना भी आपको, इनका तो सेम था, जो पैकेजेस वाले थे इनकी बेसिक और डाइल्यूटेड अलग अलग थी, तो इन्होंने बेसिक और डाइल्यूटेड अलग अलग भी शो की हुई थी, ठीक है। ये सारी बातें मैंने आपको बता रखी हैं। खैर, सवाल में वो कहता है कि रिक्वायरमेंट में क्या कहता है जी? एंटिटी शुड प्रेजेंट इन, चल यार गुस्सा कर गया भाई। अच्छा
अच्छा जाग गया। एंटिटी शुड प्रेजेंट इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बेसिक ईपीएस एंड डायल्यूटेड ईपीएस फॉर प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, ठीक है जी। और वही बात लिखी कंसोलिडेटेड अगर हो, फॉर कंसोलिडेटेड ईपीएस को सिर्फ पेरेंट में शो कर दो, इसको आप यहाँ पे अब रहने नहीं दो, ठीक है। अगली बात, बेसिक एंड डायल्यूटेड ईपीएस शुड बी प्रेजेंटेड विद इक्वल प्रोमिनेंस फॉर ऑल पीरियड्स प्रेजेंटेड, यानी करंट भी और प्रीवियस भी। दीज फिगर्स आर प्रेजेंटेड एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अभी दिखा के आ रहा हूँ आपको, ठीक है। इफ द एंटिटी प्रेजेंट्स, बल्कि ये वाले नोट में देख लो, ये प्रॉफिट एंड लॉस के एंड के ऊपर ही तो लिखा हुआ है हमने ये बेसिक ईपीएस, ठीक है, एंड ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। और फिर ये उसकी ब्रेकअप यहाँ पे भी शो कर सकते हो, नोट्स में भी शो कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट, इफ द एंटिटी प्रेजेंट्स अ सेपरेट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, पढ़ाई हुई है ये बात मैंने आपको, यार इधर देख लो भाई, और भाई बाद में परेशान हो गए फिर। मैंने आपको यहाँ पर ही ये बात बता दी थी कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉफिट और लॉस अलग और अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम अलग रखती है, तो उसको चाहिए कि ईपीएस को प्रॉफिट एंड लॉस के एंड पे शो करे। याद आ रहा है, ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट थी, इसीलिए पढ़ाया था। इफ एंटिटी प्रेजेंट्स अ सेपरेट प्रॉफिट और लॉस, इफ एंटिटी प्रेजेंट्स अ सेपरेट प्रॉफिट और लॉस, EPS and diluted EPS should be shown in this statement and not in statement of comprehensive income. वही बात लिखी हुई है, डन। अच्छा, if there is a discontinued operation, the basic and diluted EPS of continuing should be shown either on face of और in notes। इनको अलग अलग फेस पे भी कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर कर रखा है, और यही बात नोट्स में लिख सकते थे, यहाँ पर सिर्फ 3.5 भी रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, बेसिक एंड डायल्यूटेड ईपीएस शुड बी प्रेजेंटेड इवन इफ इट इज नेगेटिव फिगर, यानी लॉस भी हो तो करेंगे, किया था कैलकुलेट। अच्छा, इफ डायल्यूटेड ईपीएस पर शेयर इज रिपोर्टेड फॉर एटलीस्ट वन पीरियड, इट शैल बी रिपोर्टेड फॉर ऑल पीरियड प्रेजेंटेड इवन इफ इट इक्वल्स बेसिक एंड बेसिक अर्निंग्स पर शेयर। इफ द डायल्यूटेड एंड बेसिक आर इक्वल, डुअल प्रेजेंटेशन कैन बी अकम्प्लिश्ड इन वन सिंगल लाइन। वो कह रहा है कि अगर पिछले साल डायल्यूटेड ईपीएस थी, इस साल सेम भी है तो शो करो, और अगर बेसिक और डायल्यूटेड सेम है तो एक लाइन में भी लिखकर शो कर सकते हो। ऐसे ही तो किया था, ठीक है। अच्छा, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, प्रेजेंटेशन की बात तो हो गई, ठीक है। अब डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? IAS 33 ऑल्सो रिक्वायर डिस्क्लोजर इन नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फॉलोइंग: टोटल अमाउंट यूज एज न्यूमरेटर। नोट्स में बेसिक अर्निंग पर शेयर में अर्निंग्स पर शेयर इतनी यूज हुई हैं, ये बता दिया हमने न्यूमरेटर, और टोटल अमाउंट्स यूज्ड एज डिनोमिनेटर, यानी वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं ये बता दिया। जज़ाकल्लाह भाई, ओके। और भाई सही है, डिस्क्लोज किया हमने ये। अब साथ साथ हमने रेकन्सिलिएशन भी शो कर दी थी अगर कोई फ़र्क हो तो, ठीक है। और एंड अ रेकन्सिलिएशन ऑफ दीज न्यूमरेटर फिगर टू प्रॉफिट फॉर द पीरियड, सब कुछ लिखा हुआ हमने वो किया हुआ है, रेकन्सिलिएशन शो की तो, ठीक है। और इसकी रेकन्सिलिएशन जो है वो भी बनेगी डायल्यूटेड ईपीएस जब करवाऊंगा, बेसिक में तो मसला आता नहीं है, उसका नोट अभी मैंने रखा हुआ है पेंडिंग, ओके। चल, एडिशनल मेजर्स को फिलहाल छोड़ दो, मैं देखता हूं इसको पढ़ना है या नहीं पढ़ना, ओके। इसको फिलहाल छोड़ दें, ठीक है, इसको फिलहाल रहने दें। चले, अब एमसीक्यूज को क्विकली करते हैं। एमसीक्यूज बहुत आसान थे। कितने बच्चों ने सारे अटेम्प्ट किए हुए हैं? सारे वाले हाथ खड़ा करें। एमसीक्यूज ईपीएस के सारे आसान थे ना? चलो इनको अब डिस्कस करते हैं। जो एक जैसे होंगे दो वो मैं नहीं करवाऊंगा, आपने मुझे बताते रहना है कि ये इससे अगले जैसा ही है, ठीक है। बाकी जो बेसिक कैलकुलेशन वाले हैं, जिन जैसे आपने बड़े बड़े सवाल कर रखे हैं, वो भी मैं नहीं करवाऊंगा। जैसे उसने चार चीज़ें, उसने कहा प्रॉफिट इतना है, शेयर्स इतने हैं, बताओ ईपीएस कितनी है, आप वो क्या कर, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। वैसे तो पहला भी इसी तरह का ही है। पेज नंबर है जी 572, एमसीक्यू नंबर 1। जूस किस किस से लेना था जी? हाथ खड़ा करें। तुम तो बाद में आए हो, पॉज करें ज़रा जी। एमसीक्यू 1, अनम लिमिटेड हैज़ 1 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ 10 ईच। नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है, नंबर ऑफ शेयर्स
बेटा आप बातें ना करें, जब आप बातें करेंगे टाइम ज़्यादा लगेगा, काम कम होगा, ठीक है। ये इन इशू थे थ्रू आउट द ईयर 30 जून X3 ऑन यकम जुलाई X2, यानी पिछले साल नहीं, इस साल का पहला दिन। इट हैड इशूड 2 मिलियन रुपीज़ 2 मिलियन ऑफ 6% का, ये रुपीज़ में गिवन है। ईच ₹100 ऑफ डिबेंचर इज कन्वर्टेबल इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स ऑन यकम जुलाई X6, वो आगे जाके एट द ऑप्शन ऑफ होल्डर। अनम लिमिटेड हैड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर 1850, इट पेज टैक्स ऑन प्रॉफिट 30%। व्हाट इज डाइल्यूटेड EPS? चलो एक आधा कर लेते हैं, अब इस तरह के सवाल फिर करेंगे नहीं आगे, ठीक है। तो उसने मांगी है हमसे डाइल्यूटेड EPS। अब डाइल्यूटेड EPS के लिए आपको पता है पहले बेसिक EPS लिखनी होती है। कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट क्योंकि एक ही है तो हम कौन सा रैंकिंग की तरफ जाएंगे, चुप करके यहीं पे ऐड कर लेंगे जैसे अकेले अकेले में सीखा था, ठीक है। अब प्रॉफिट है जी 1850, ऐसा ही है। और ऑर्डिनरी शेयर्स ओपनिंग कितने हैं जी? 1 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैं ऑलरेडी इन इशू, ठीक हो गया। अब डिबेंचर्स इन्होंने इशू किए हैं साल के पहले दिन, अभी भी वो कॉन्सेप्ट नहीं लगा जो पढ़ा के आ रहा हूँ। अगर ये डिबेंचर्स इशू हुए होते मिसाल के तौर पे 1 जनवरी को, मिड ऑफ द ईयर, तो फिर आपने जब यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स निकालने थे तो उनको 6/12 करना था, और जाहिर सी बात है इंटरेस्ट सेविंग को भी 6/12 करना था। ये कॉन्सेप्ट वहाँ पे मैं भी पढ़ा के आ रहा हूँ एंड पे आपको, ठीक है। अच्छा, ऑन यकम जुलाई X2 इट हैज़ इशूड 2 मिलियन रुपीज़ 2 मिलियन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, हर ₹100 ऑफ डिबेंचर इज कन्वर्टेबल इनटू 8। तो वर्किंग 1 किया करते थे जिसमें हम डिनोमिनेटर या पहले न्यूमरेटर निकाल लेते हैं। ₹2 मिलियन है तो इस पर ही लगेगा इंटरेस्ट रेट, ऐसे ही है, 1000 में चल रहे हैं 6%, ठीक है। लेकिन ये डिबेंचर्स हैं, इस पे सवाल साइलेंट भी हो तो आपने नेट ऑफ टैक्स करना है, इनटू 70% कर दो। आंसर बताओ 84। उसके बाद वर्किंग 2 डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो वो कह रहा था ₹2 मिलियन है और हर ₹100 जो है वो 8 शेयर्स में कन्वर्ट होगा, तो कितने? 160। तो आपने प्लस किया 84 और प्लस किया 160 और आपकी डाइल्यूटेड EPS आ गई 1 पॉइंट, है सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर A, ठीक है। ज़रा चेक कर लो, यही है। चलो अच्छा, अब इस तरह के हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब टेक्निकल किस्म के, ये तो इतनी दफ़ा किया हुआ काम है तो टाइम ज़ाया करने वाली बात है। तो जो कैलकुलेशन आएगी, मैंने सिर्फ 2 को MCQs कराने कैलकुलेशन वाले, जिनमें मैंने वैसे करवाया हुआ है लेकिन ऑप्शन के तौर पे करवाता था कि पिछले साल की EPS को रीस्टेट करना है तो चाहो तो डिनोमिनेटर में शेयर्स के साथ वो फ्रैक्शन लगा लो, चाहो तो रुपीज़ के साथ रेसिप्रोकल फ्रैक्शन लगा लो। वहाँ ऑप्शन होता था, यहाँ पे 2 MCQs में ज़रूरी था कि हमें गिवन ही पिछले साल की सिर्फ EPS थी रुपीज़ में और कुछ नहीं बताया था और रीस्टेटमेंट करनी थी। तो उस वक्त ये कहा था MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात अहम है, बस वो कैलकुलेशन करेंगे। बाकी ये टेक्निकल किस्म के जो MCQs है ना, ये पढ़ते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं। ज़हरा लिमिटेड बेसिक EPS फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून X1 वॉज 6 पर शेयर। Which of the following issue during the year ended X2? भाई साहब ये पिछले साल की EPS है, ठीक है, ये EPS है। अब ना वो जून असल में परेशान करता है और वजह कोई नहीं है। X1 की कितनी है जी? ₹6। Which of the following issue during the year ended 30 जून X2 हमारे साल के अंदर would result in restated comparative basic EPS? ये अभी ना पढ़ो, ये अभी ना पढ़ो। यानी पिछले साल की EPS को कौन कौन रीस्टेट करेगा। आगे गए तो उन्होंने बताया राइट इशू, हमने कहा बिल्कुल करेगा। बोनस इशू, जी हाँ। स्प्लिट, जी हाँ। कंसोलिडेशन या रिवर्स स्प्लिट, जी हाँ। ये सब के सब पिछले साल की EPS को रीस्टेट करेंगे।
ठीक है। अब उसने रिक्वायरमेंट कुछ अजीब सी कही थी, उसने कहा था, अब एक मिनट ज़रा पहले ये बताओ कि राइट इशू हो, चाहे बोनस इशू हो, चाहे शेयर स्प्लिट हो, डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते हैं कि कम होते हैं? नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज ड्यू टू दीज थ्री। ठीक है जी, ड्यू टू दीज थ्री। और अगर नंबर ऑफ शेयर्स डिनोमिनेटर में बढ़ रहे हैं तो उसका ईपीएस पे क्या असर पड़ेगा? रिजल्टिंग इन डिक्रीज ऑफ ईपीएस। ऐसे ही है। अच्छा, लेकिन ये वाले भाई साहब जो हैं, इनकी वक्री ही कहानी थी। इससे रीस्टेटमेंट तो होती थी, लेकिन अब ज़रा अलग से इसको सोच के बताओ, कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स का मिलने से कम हो जाना। डिनोमिनेटर 50 रुपये मेरी जो है वो प्रॉफिट था, 10 शेयर्स थे, ईपीएस बताओ 5, 50 ये प्रॉफिट रहा, लेकिन शेयर्स 5 हो गए, यानी डिनोमिनेटर कम करेंगे तो ईपीएस तो बढ़ जाएगी। अब शेयर कंसोलिडेशन को अगर अलग से देखो ना, तो शेयर कंसोलिडेशन का असर क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स डिक्रीज होने, नंबर ऑफ शेयर्स डिक्रीज। ठीक है जी, रिजल्टिंग, ये अकेले का ये मसला है, ठीक है ना, रिजल्टिंग इन इंक्रीज ऑफ कंपैरेटिव ईपीएस, पिछले साल की ईपीएस इंक्रीज करे। अच्छा, अब ये तो पूरी कहानी है भाई, हम तो इन सारों को इकट्ठा देखते थे अक्सर, ठीक है, तो इकट्ठे में पता नहीं लगता था। वैसे बोनस राइट इशू स्प्लिट की वजह से ईपीएस ने डाउन आना होता है, और कंसोलिडेशन की वजह से ईपीएस ने अप जाना होता है। पिछले साल के असरात इसके ऐसे ही है ना। अब देखते हैं उसने क्या कहा। वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इशू ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून X1 would result in restated comparative basic EPS for पिछला साल of more than 6 का मतलब है इंक्रीज। तो भाई पहले 3 की रीस्टेटमेंट का असर तो डिक्रीज करेगा पिछले साल की ईपीएस को। वाहिद कंसोलिडेशन ही है जो पिछले साल की ईपीएस पे असर डालेगी इंक्रीज होने का। ठीक है, और सही है। अब मोर देन 6 या लेस देन 6, अब उसको छोड़ो बस, ठीक है, अपना मतलब पूरा हो गया। डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। रीस्टेटमेंट तो सारे ही कर रहे थे, लेकिन थोड़ी सी बात जो एंड पे लिखी हुई है ना, ये जो लाल वाली बात है, ठीक है, ये लाल वाली बात इनमें से सिर्फ डी ऑप्शन को सिलेक्ट करवाती थी। कितने बच्चों ने घर पे ये बात समझ ली थी? जिन्होंने पूरे एमसीक्यूज किए हैं, समझ आ गई थी? मैं हमें खा पर दस दो मैनू। Hamid Limited has correctly calculated basic EPS for the year. Which of the following items needs to be additionally considered when calculating diluted EPS? अच्छा, हामिद नहीं हानिया लिमिटेड है। अच्छा, मैं कहूँ उत्ते हामिद लिमिटेड से थले हानिया लिमिटेड हो गया, समझ तो बाहर। हाँ जी, करेक्टली कैलकुलेट कर ली है बेसिक ईपीएस। बेसिक ईपीएस उन्होंने करेक्टली कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कौन कौन सी एडिशनल चीज़ें कंसिडर करें डायल्यूटेड ईपीएस के लिए। उन्होंने कहा अब 1 for 5 राइट इशू ड्यूरिंग द ईयर विच, ओ यार राइट इशू तो डायल्यूटेड ईपीएस तो सिर्फ इफेक्ट बेसिक ईपीएस को डायल्यूट तो सिर्फ करते हैं कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स। राइट इशू तो हो गया है, ये तो शेयर्स हैं, कन्वर्टेबल्स तो नहीं है। अच्छा, द इशू ड्यूरिंग द ईयर ऑफ कंसिडरेट इशू ऑफ डायरेक्टर्स को शेयर ऑप्शन दिए हैं, बिल्कुल कन्वर्टेबल्स हैं। इक्विटी शेयर्स इशू ड्यूरिंग द ईयर एज द परचेज कंसिडरेशन फॉर एक्विजिशन ऑफ, और भाई शेयर्स इशू हुए हैं आपको। ये ईपीएस में ही हमने उसमें कैश फ्लो में एक सवाल किया था, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। कैश फ्लो में एक सवाल किया था, नहीं बोनस, हमने कहा था कि एक एसेट ख़रीदा है और उसके अगेंस्ट हमने शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम इशू कर दिया, याद आ रहा है? तो शेयर्स इशू करने से शेयर्स बढ़ते हैं,
तो शेयर्स बढ़ने के अगेंस्ट कैश नहीं आ रहा बल्कि कोई फिक्स एसेट आप ले लेते हैं, ठीक है, तो ये तो मुमकिन है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऐसे शेयर्स इशू हुए हैं जिनके अगेंस्ट कैश नहीं आया। वो कैश नहीं आया, इन काइंड आ गया, एसिड भी तो आ ही गया है। तो ये कोई डाइल्यूशन वाले शेयर्स नहीं है, शेयर्स इशू किए हैं हमने, उसके अगेंस्ट हमने एक बिल्डिंग खरीदी है, ठीक है। ओ भाई साहब, ठीक है, आ गए हैं ना, आ गए हैं जी तंग करने वास्ते। तो ये भी नहीं है 2 और 3, ये जिसमें भी हैं देख लो, सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, मैनी एनालिस्ट्स बिलीव दैट ट्रेंड ऑफ ईपीएस इज मोर रिलायबल इंडिकेटर ऑफ अंडरलाइंग परफॉर्मेंस देन द ट्रेंड ऑफ नेट प्रॉफिट। वो कहते हैं जी ईपीएस जो है ना, ईपीएस वो ज़्यादा बेहतर ट्रेंड बताती है नेट प्रॉफिट की बजाय। नेट प्रॉफिट और ईपीएस ज़्यादा बेहतर, ये कैसे कह दिया उन्होंने? प्रॉफिट को देखकर ज़्यादा बेहतर पता नहीं लगता, ईपीएस को देख के ज़्यादा बेहतर पता लगता है। क्यों? वो अर्निंग्स पर शेयर होती है, बड़ी बात है, वो टोटल अर्निंग्स होती हैं। देखो जी, एक बात तो ये है कि हम इररिडीमेबल का भी डिविडेंड निकाल देते हैं। दूसरी बात ये है, असल बात जो है, असल डीप डाउन जाकर सोचे तो बात ये है कि प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट निकला होता है उसमें कहीं नहीं लिखा होता कि इस साल में सारे शेयर्स ने इस प्रॉफिट को कमाने में कंट्रीब्यूट किया या कुछ ने सारा साल किया, कुछ दौराने साल आए। लेकिन जब हम ईपीएस निकालते हैं तो हम नंबर ऑफ शेयर्स क्लोजिंग नहीं लेते, हम वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स लेते हैं। यही तो पहले दिन पढ़ा था कि अगर शेयर्स पूरा साल बिजनेस में नहीं रहे तो फिर अर्निंग्स को भी पूरा साल उन्होंने बूस्ट नहीं दिया, तो फिर उसको कंसिडर ना करो पूरे साल के लिए, वरना तो अर्निंग्स ही आपकी सही नहीं रहेंगी, ईपीएस तो सही नहीं आएगी। तो ये फ़र्क है मेन। प्रॉफिट को देख के तो नहीं पता लगता कि ये क्या सूरत हाल है, वो तो लग रहा होगा कि पिछले साल का ज़्यादा था, इस साल का कम हो गया, ठीक है, या पिछले साल का कम था, इस साल का, हाँ यूँ करते हैं, पिछले साल का कम प्रॉफिट था, इस साल ज़्यादा हो गया, वाह जी वाह, बड़ा प्रॉफिट बढ़ा है। जब ईपीएस निकाली तो पता चला कि आपने इस साल के अंदर कुछ नए शेयर्स इशू किए जिन्होंने इस साल के अंदर अर्निंग्स में बूस्ट भी डाला है, पिछले साल वो नहीं थे। तो इस हिसाब से फिर आपको पता लगा, अच्छा इसका मतलब तो उल्टा गड़बड़ हो गई है, ईपीएस ने आके बताया कि सही मानों में तो हर शेयर ने इतना कमाया है। खैर छोड़ें इस बात को, ज़रा पढ़ के देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट्स दिस व्यू कि ईपीएस बेटर ट्रेंड बताती है देन प्रॉफिट? कौन सी स्टेटमेंट इसमें से इसको सपोर्ट करती है? नेट प्रॉफिट कैन बी मैनिपुलेटेड बाय चॉइस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज बट ईपीएस कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड। कह रहे हैं जी प्रॉफिट में गड़बड़ कर सकते हैं, ईपीएस में नहीं कर सकते। जो गड़बड़ प्रॉफिट में हो जाए वो ईपीएस में भी आ जाती है। हाँ, ईपीएस से ही, प्रॉफिट से ही ईपीएस निकालते हैं, ये तो ऐसे ही है बात। ईपीएस टेक्स इनटू अकाउंट एडिशनल रिसोर्सेज मेड अवेलेबल टू अर्न प्रॉफिट्स। आई थिंक न्यू शेयर्स की बात हो रही है। न्यू शेयर्स जब इश्यू होते हैं तो नया कैश आता है जो कि कंपनी को दिया जाता है कि कमाओ और प्रॉफिट करो और बिजनेस, ठीक है। व्हेन न्यू शेयर्स आर इशूड फॉर कैश, वही बात व्हेन न्यू शेयर्स आर इशूड एट वेयर एज नेट प्रॉफिट डज नॉट। बिल्कुल ईपीएस इस बात को कंसिडर करती है, बल्कि उसको भी वेटेड एवरेज के हिसाब से करती है। ये सही लग रही है बात ऊपर वाले को। डिस्क्लोजर ऑफ अ डायलूटेड ईपीएस फिगर इज अ फोरकास्ट ऑफ फ्यूचर। हैं क्या डायलूटेड ईपीएस क्या फ्यूचर ईपीएस बता रही होती है? हम तो उस करंट ईपीएस को भी और ख़राब करके बताते हैं, ठीक है। अच्छा, वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो, द कंपैरेटिव ईपीएस इज रीस्टेटेड व्हेन अ चेंज इन अकाउंटिंग। यार अजीब सी बातें कर रहे हैं, मेरे ख्याल में तो ये बी ऑप्शन ही सिर्फ है, ठीक है जी, डन जी। एक्सक्यूज्ड नहीं, EPS takes into account additional resources made available to earn profit when new shares are issued for cash। किने पूछे? हाँ, नए शेयर जब कैश में इशू किए जाते हैं तो वो नए रिसोर्सेज देता है बिजनेस को ना। नया शेयर इशू होकर कैश लाता है बिजनेस में, जिससे वो प्रॉफिट अर्न करता है।
तो हम डिनोमिनेटर में नए शेयर्स को वेटेड एवरेज करके यूज़ कर रहे हैं ना, जबकि प्रॉफिट तो सिर्फ प्रॉफिट की फिगर है, वो तो इस तरह से नहीं बता रही है कि परफॉर्मेंस सही तरह से जो प्रॉफिट बढ़ गए हैं। ईपीएस ने बताया कि नए शेयर्स इशू हुए तो उन्होंने ईपीएस को बढ़ाया, तो इसका मतलब अच्छा है, बूस्ट एक्सपेक्टेड भी था। नए शेयर्स इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किए हैं नया पैसा और उसने अर्निंग को बूस्ट भी दिए। ठीक है, नंबर 5, at Jacam January X8, Mari Limited has 5 million 10 equity shares. On Jacam June 8 made 145 right issue. Market price of share before right issue. अब ये मैं आपको कराऊँ बेसिक ईपीएस। खबरदार किसी ने कहा होमवर्क, जिन्होंने किया हुआ है उनको पता होगा, इसमें कोई मसला नहीं आया। नंबर 6, अब स्पीडें तेज़ हो रही हैं, हमने टेस्ट भी डिस्कस करना है। हाँ बता रहा हूँ मैं जी। गुलफिशां लिमिटेड, इन्होंने कहा भी कुड़ियां दे ना अजीब अजीब ले जाता है, असीं आप ही दस दईए, है ना जी। गुलफिशां लिमिटेड हैड, ये पता नहीं इनू की कह देगा, रहन दो, सही दस दो। गुलफिशां लिमिटेड हैड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 30 million ऑन Jacam January। GL हैड 2.4 ऑर्डिनरी, 1 April मेड अ 144 राइट इशू व्हेन मार्केट। यार ये सवाल हमने किए हुए हैं बहुत ज़्यादा, बस करो खुद करना, कर लेना। ऑन Jacam January X6 X4 Samin Limited had 3 million ordinary shares. On Jacam June, Samin made 1 for 3 bonus on 30th September. Samin and then further issue. मैं नहीं करा रहा। ईपीएस में सारी जनाना कंपनियां हैं जी। अच्छा सुने जी, सुने, ये आसान है क्वेश्चंस, मुझे नज़र आ रहे हैं, सिर्फ वही क्वेश्चन है बेसिक जो हम स्टार्ट करते थे ना, कोई कॉन्सेप्ट तो वो एग्जांपल्स करते थे उस जैसे हैं। तो अगर आप ट्राई करते हैं और कोई मसला आता है, जिन बच्चों ने पूरे किए हुए हैं उनको उनमें से किसी को इनमें मसला है तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, आसान है। ड्यूरिंग द ईयर Mariam Limited made a 1 for 3 right issue at 16 when market price was 22. Previous year financial statement showed an earnings per share figure। हाँ ये कर लेते हैं। इस दफ़ा मरियम लिमिटेड ने 1 for 3 राइट इशू किया है एट 16 इशू प्राइस, व्हेन मार्केट प्राइस वाज 22। इमीडिएटली बिफोर राइट इशू वाली प्राइस भी आ गई। प्रीवियस ईयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शोड एन अर्निंग पर शेयर फिगर ऑफ ₹4। ये क्या है? ये कंपैरेटिव की ईपीएस है प्रीवियस ईयर। व्हाट विल बी द रीस्टेटेड अर्निंग पर शेयर फिगर? तो अब ये काम करने के लिए शॉर्टकट सिखाया था। हमारे पास इस तरह से लिखा हुआ है ईपीएस, साल सूल लिखे हुए हैं, कोई प्रीवियस ड्यूरिंग कर दिया उन्होंने शहजादो जी। ईपीएस प्रीवियस ईयर, ये निकली हुई है जी फिगर ही ₹4 पर शेयर। अब इस साल में राइट इशू हो गया जी, इस साल में राइट इशू हुआ है, तो एक तो हम निकाला करते थे इस साल की करंट ईयर की ईपीएस, ठीक है जी, और उसके अंदर हम कंसिडर कर लिया करते थे राइट इशू को। नए शेयर इशू कराते थे उनको डिनोमिनेटर में डाल देते थे, ऐसा ही है। अच्छा, अब वो तो पता नहीं, डाटा नहीं गिवन, वो तो मैं नहीं निकाल रहा। करंट ईयर की पता नहीं क्या होगी ना, ये रिक्वायरमेंट है। लेकिन एक एडिशनल काम करते थे ब्लू मार्कर से उस तरफ, वो बोर्ड के उस तरफ निकाला करते थे ईपीएस, याद है? उसमें हम लिखते थे ईपीएस प्रीवियस ईयर, और साथ ही हम कहते थे इसको हम करने लगे हैं रीस्टेट। अब उसमें हम ना बड़ा सिंपल सा काम करते थे, हम पिछले साल इस तरह लिखा होता ना, नंबर ऑफ शेयर्स ऊपर पड़े होते थे और नीचे, और ऊपर अर्निंग पड़े, नीचे नंबर ऑफ शेयर पड़े होते थे। हम नंबर ऑफ शेयर के साथ वही वाला फ्रैक्शन यहाँ पे लगा देते थे। लेकिन आज ना नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है, ना वो फ्रैक्शन गिवन है, आज तो ईपीएस ही गिवन है। तो एक शॉर्टकट बताया था आपको कि आप पिछले साल वाली ईपीएस को पकड़ें और उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। अब असल वाला निकले तो सही। तो वर्किंग 1 आज हो रही है राइट इशू वाली, राइट इशू बिफोर, न्यू, आफ्टर। 1 for 3 बिफोर राइट इशू, जिसके पास 3 थे उसको 1 न्यू मिले, तो आफ्टर राइट हर एक के पास 4 हो गए।
ठीक है 3, गुस्सा कर गया जी, चलना यार, हो गया 3, 1 और 4, ठीक है जी। अब हमने इशू किया है 16 पर, जबकि इमीडिएटली बिफोर राइट इशू 22 है, तो बिफोर वाले आ गए 22 पे और न्यू वाले 16 पे जी। 22 इंटू 3 16, टोटल 82, और 82 को डिवाइड कर दो अब 4 से तो 20.5। अच्छा अब इधर देखो, अगर हम इस साल करंट ईयर की वेटेड एवरेज शेयर्स निकाल लेते तो मैंने कहा था जेड़ा उत्ते वाला उत्ते रहे, थल्ले वाला थल्ले रहे, यानी कि 22/20.5 करते थे। लेकिन अब हम ना पिछले साल को रीस्टेट कर रहे हैं, और रीस्टेट करते हुए हमारे पास वो होता ना, वो अर्निंग्स ऊपर पड़ी होती पिछले साल में और डिवाइड बाय शेयर्स होते, तो हम शेयर्स के साथ डिनोमिनेटर में यही लिख देते जाके, इसी तरह से जैसे हमने यहाँ लिखा होता था सवाल में। लेकिन मजबूरी ये है कि हमारे पास रुपीज़ गिवन है, तो वो मैंने आपको एक ऑप्शन बताया था, ठीक है, शॉर्टकट बताया था, वो यूज़ करते हुए हमने यहाँ पर आकर रेसिप्रोकल फ्रैक्शन लगा देना है। 20.5 डिवाइडेड बाय 22, तो आंसर इज 3.73 है ऑप्शन कोई, ₹3.73, ठीक है जी। तो ये इस जैसा अब जो और है वो नहीं करवाऊंगा, 3.73 बी ऑप्शन। ज़रा चेक कर लो सोल्यूशन, किसी ने नोट करना है तो। ये बच्चों रेसिप्रोकल फ्रैक्शन है, ये क्या है जी, ओ 20.5 डिवाइडेड बाय 22, दिस इज रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। क्यों लगाना पड़ा रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, क्योंकि हमारे पास रुपीज़ वाली ईपीएस गिवन थी, हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स नहीं थे कि हम वही वाला फ्रैक्शन जो इस साल में लगाते थे एज इट इज़ वहाँ लगा देते, ठीक है। तो ये एमसीक्यू नंबर 8 है। ठीक है जी, बड़ा टाइम 25 मिनट पड़े। अच्छा, सबा लिमिटेड हैड नेट प्रॉफिट ऑफ for the year 10, Sabha Limited has 6 million shares in issue. In the year Sabha Limited has issued convertible bonds, it was issued at nominal. अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर इशू कर रहे हैं, ज़रा देख लें, इन द करंट ईयर इशूड, पता नहीं किस दिन, तो फिर साल का पहला दिन ही अज्यूम करेंगे, ठीक है। इट वाज इशूड एट नॉमिनल प्राइस ऑफ 25, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 8%, बॉन्ड इज कन्वर्टेबल इन 5 years 50 shares, सब टैक्स रेट ऑफ दिस होमवर्क, ठीक है, कर लेंगे ना, जब भी कभी दिल करेगा करेंगे, तो ये हो जाएंगे, जब भी कभी दिल करेगा, पेपरों के बाद चाहे करें जी। नंबर 10, Alia Limited decided to show a profit of 20 million on the 4 million share in issue. There were no new shares in the current year, but the option outstanding for the year consumer average market. अबे यार ये सवाल यार कराची वाले भाई, अबे यार ये सवाल कर लोगे आप, ये इजी सवाल है, ठीक है, वही सवाल है जो छोटे छोटे सिखाते हुए करवाए थे, ये वो एमसीक्यूज बने हैं, ठीक है। 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू टर्म डायल्यूशन, हाँ अब ये पढ़ने वाली चीज़, ये भी वैसे पढ़ा के आ रहा हूँ, इतफाक से अभी पढ़ाया महज एक हसीन इतफाक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू टर्म डायल्यूशन इज और आर ट्रू और फॉल्स। अ रिडक्शन इन अर्निंग पर शेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायल्यूशन, यस। अ रिडक्शन इन लॉस पर शेयर इज नहीं, लॉस का बढ़ना डायल्यूशन होता है। बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, नहीं यार, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, नहीं, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड 2, यस सी, और कल हार गए यार, और बोथ आर ट्रू, नहीं, ठीक है जी, चलें आगे। 12, which two of the following items must be disclosed as per EPS? Forecast earning per share for the
फॉलोइंग फाइनेंस नेक्स्ट ईयर की ईपीएस आप बताते थे। 5 ईयर ट्रेंड एनालिसिस, वेटेड एवरेज नंबर, यस, अर्निंग फिगर, यस, पढ़ के देख लें, वही वाली बात है। मस्ट बी डिस्क्लोज्ड, दिखाओ जी जरा कितने हैगा डिस्क्लोज्ड। बेसिक अर्निंग्स पर शेयर में मतलब आप अर्निंग्स पर शेयर में अर्निंग्स और ऑर्डिनरी शेयर्स, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, ये डिस्क्लोज लाजमी किया करो। अच्छा जी, तो सी एंड डी डन, सी एंड डी ट्रू है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू और फॉल्स? अर्निंग पर शेयर अमाउंट शुड नॉट बी प्रेजेंटेड इफ दे, हद हो गई यार, हम नेगेटिव को भी प्रेजेंट करते थे, कैसी बातें लिख रहे हो? अर्निंग पर शेयर अमाउंट्स कैलकुलेटेड फॉर डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन शुड बी प्रेजेंटेड, यस, चाहे फेस पे करो चाहे नोट में, प्रेजेंट करना जरूरी है। बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, नहीं यार, एक ट्रू है, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड 2 इज ट्रू। मे बी प्रेजेंटेड नहीं लिखा होता, मे बी प्रेजेंटेड ऑन फेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और इन नोट्स, फिर भी ठीक था, लेकिन प्रेजेंट करना लाजमी है, और सिर्फ मे बी प्रेजेंट होता तो वो भी गलत होता जी। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, सही है ना, और 2 इज ट्रू। नो नो। परीसा लिमिटेड, ये भी कुड़ियां का नाम होंदा है, मैं पहले ही कन्फ्यूज्ड था। परीसा लिमिटेड इशूड न्यू शेयर्स फॉर कैश एट फुल मार्केट एंड ऑल्सो मेड वन फॉर, ये इसलिए एमसीक्यू करा रहा हूं कि इसके अंदर ना एक छोटा सा शॉर्टकट है। देखें, आप याद करिए वो क्लास जो मैं आपको याद कराऊंगा जी, बिल्कुल, इसलिए लिखता हूं कि वक्त ज़रूरत सनद रहे और अल्लाह करे निकल आए, नहीं है, लेकिन चलो ये तो याद है। एनालिसिस किया था ना, फिर अगला सवाल जो था वो जाके फिर बोर्ड पे कर लिया था, मसला ये हुआ था। खैर, लेकिन वो सवाल जिस दिन पहले दिन किया था, इस दिन एक चीज़ हमारे सामने आई थी कि अगर सिर्फ बोनस, स्प्लिट और कंसोलिडेशन हो तो जो नंबर ऑफ शेयर्स के कॉलम का टोटल था वही वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स के कॉलम का टोटल था। तो मैंने आपको उस दिन कहा था, आप भी कहते होगे ये कराने की ज़रूरत ही क्या थी, इतनी मुसीबत पड़ी हुई थी, तो मैंने आपको कहा था जब न्यू शेयर्स एट मार्केट प्राइस आ जाएं या राइट शेयर्स आएँ, उनमें भी कुछ ना कुछ पैसे आते हैं, तो फिर नंबर ऑफ शेयर्स और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स मिलते नहीं हैं। उसकी वजह ये होती है कि बोनस, स्प्लिट, कंसोलिडेशन, इन तीन के बारे में आपको उसूल क्या बताया था? हम अज्यूम करते हैं कि ये साल के पहले दिन से मौजूद थे। इसका मतलब अगर कभी एमसीक्यू में बोनस इशू आए और वो कहे वेटेड एवरेज शेयर्स निकाल दो, तो ऑप्शन 1 तो ये है, इतने गया, ऑप्शन 1 तो ये है कि आप वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स की वर्किंग करो, ठीक है। वो कैसे करते थे? डेट, डिस्क्रिप्शन, नंबर ऑफ शेयर्स, फ्रैक्शन, फिर वेटेड एवरेज। एक तो ये कर लो। दूसरा, बोनस, स्प्लिट या कंसोलिडेशन आ गए हैं तो उनको अज्यूम करो कि साल के पहले दिन से उसके साथ फ्रैक्शन ही ना लगाओ और दूसरे शेयर्स के साथ फ्रैक्शन लगा लो। अब ये दोनों काम करके देख लेते हैं। ये सिखाने के वक्त वो दोनों ऑप्शन बताए जाते हैं ना, ठीक है। क्या कह रहे हैं जी? ऑर्डिनरी शेयर्स इशू किए हैं, ठीक है, फुल मार्केट प्राइस पर, और 1 for 8 बोनस इशू भी किया है। आफ्टर द फॉलोइंग आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू? अच्छा, ये तो और है, लेकिन आगे है वही काम, आगे है एक जगह, मुझे लगा शायद ये वो है जिसके अंदर उन्होंने वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स मांगे हुए हैं, वो शायद एंड पे जाकर है, वो भी करवाऊंगा, वो फिर यहीं से उठा के ले जाएंगे इस फॉर्मेट को। फिलहाल ये और है जी, सॉरी, हाँ वो 19 है, करीब ही है, बस जाते हैं उस पर। Parisa Limited issued new shares for cash at full market price and also made 1 for 8 bonus issue. Are the following statement true or false? Number 1, new shares issued as a result of bonus should be time apportioned from their date of issue. आप कहोगे सर फ्रैक्शन तो लगाते थे। बेटा, फ्रैक्शन लगा के फिर वापस भी फ्रैक्शन लगाते थे, दूसरी बार मुड़ के उल्टी कर देते थे, याद होगी है। तो आप फ्रैक्शन जब रिवर्स फ्रैक्शन करते थे
तो वो नंबर ऑफ शेयर्स जो होते थे ना बोनस शेयर्स, उनका फ्रैक्शन का असर ख़त्म हो जाता था, यानी उनको हम बिफोर बोनस बना लेते थे, क्योंकि हमने क्या कहा हुआ है, बोनस स्प्लिट या कंसोलिडेशन आए तो उनको अज्यूम करना है साल के पहले दिन से थे। इसका मतलब बोनस शेयर्स को तो टाइम अपोर्शन करना ही नहीं चाहिए, बोनस शेयर्स को टाइम अपोर्शन नहीं करना। अभी देखेंगे जब ये सवाल इस तरह करेंगे ना, तो मैं आपको जो फ्रैक्शन लगे होंगे ना बोनस के आगे, उन्हें कहूँगा ज़रा मल्टीप्लाई करके देखो, वो टोटल अमाउंट ही आ जाएगी। यानी हम वो इस तरह की वर्किंग करते हैं कि वो 100% सारा साल ही वो आउटस्टैंडिंग नज़र आने लग जाते हैं। साल के पहले दिन पे अज्यूम कर लेते हैं और पिछले साल पे भी करते हैं, ऐसे ही करते थे ना, तो वो देखते हैं अभी। तो बहरहाल ये गलत है फिलहाल। तो न्यू शेयर्स इशूड फॉर कैश एट फुल मार्केट प्राइस शुड बी टाइम अपोर्शन। यस, इनको तो टाइम अपोर्शन करते थे, इन्हीं को तो टाइम अपोर्शन करते थे। कहते थे कि यार जिस दिन से आए हैं उसी दिन से अर्निंग्स को बूस्ट दे रहे हैं। याद करें सबसे पहला सवाल ईपीएस का, क्या वक्त था वैसे ईपीएस पहला दिन शुरू की थी, तो ईपीएस भी खत्म हो गई, कैश फ्लो भी खत्म हो गई है, वक्त गुजरते हुए पता नहीं लग रहा। बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। नो, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड 2 इज ट्रू। यस, 1 इज ट्रू। नो नो, बोथ स्टेटमेंट्स आर। हद हो गई, आगे बढ़े। Saima Limited is a company listed on Pakistan, giving below an extract of financial comprehensive profit before tax, profit after tax, as paid dividend and correctly counted for ordinary shares. What is the basic EPS? आप जानो, आपका काम जाने। बेसिक ईपीएस लिख दिया होमवर्क की वजह। जी वही बेसिक ईपीएस निकालनी है। इससे बहुत हैवी सवाल आपने किए हैं। शाइस्ता लिमिटेड इज अ कंपनी। चलो पास पेपर शुरू करिए मेरे ख्याल से। शाइस्ता लिमिटेड इज अ कंपनी लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर ईपीएस। हाँ ये अच्छा, ये ना बिल्कुल उस जैसा है। इसमें ईपीएस इन रुपीस गिवन है 7 वाले साल की। 8 में इन्होंने अब राइट इशू नहीं किया, बोनस इशू किया, तो उससे भी ज़्यादा आसान है। राइट इशू में तो फिर वो ज़्यादा वर्किंग करनी पड़ती थी, तो इसके साथ हमने लिखा लाइक 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 8, ये वाला ठीक है ना। तो लाइक MCQ 8। इसलिए होमवर्क इसलिए लिखा हुआ है। अब ये ना कहना ये सिम्बा भी लड़कियों का नाम होता है। सिम्बा लिमिटेड, मुझे तो याद है हमने छोटे तो कार्टून देखते थे सिम्बा, एक द लायन किंग वाला। सिम्बा लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी एट 31 दिसंबर इट्स ऑर्डिनरी शेयर्स इतने, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इतना। सिम्बाज यार मुंतहा, चलो वापस आ गए जी। मुंतहा लिमिटेड इज लिस्टेड ऑन पाकिस्तान ड्यूरिंग द बेसिक ईपीएस। होमवर्क मैंने पहले ही लिख दिया था। अच्छा, अब ये मंशा तो लड़कों का नाम भी होता है आजकल, मियाँ मंशा साहब भी हैं, ठीक है। तो सुने, इसको ले आए इधर, अब ये यूज़ होना है। ये बस एक अहम बात है, यहाँ पे करवा के बस फिर एक MCQ रह गया, ख़त्म हो गया MCQ। बस फिर पास पेपर डिस्कस करके छुट्टी। चुप 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 करके बैठो सारे बच्चे। मंशा लिमिटेड हैड 1000 इक्विटी शेयर्स इन इशू ऑन यकम जनवरी X7। ऑन यकम जुलाई X7 इट इशूड 20,000 न्यू शेयर्स बाय वे ऑफ 1/5 बोनस। बोनस शेयर्स को अज्यूम करते हैं साल के पहले दिन से हमारे पास थे, यानी फ्रैक्शन लगाएंगे भी सही ना, तो रिवर्स फ्रैक्शन लगाते हुए असर ख़त्म कर जाएंगे हम। अभी मैं शो करता हूँ आपको यहाँ पे। ऑन यकम अक्टूबर इट इशूड 28,000 न्यू शेयर्स फॉर कैश। मैं यूं कह सकता हूं कि किधर गया एप्लीकेशन ऑफ 14 MCQ है वहां जाके, जिसमें मैंने कहा था बोनस शेयर को टाइम पोर्शन नहीं करना और न्यू शेयर को करना है। मैं यूं लिख सकता हूं एप्लीकेशन ऑफ MCQ 19। अच्छा, मैं भी तो थक जाता हूं, वैसे पढ़ा रहा हूँ, आप लोग तो पता ही है। MCQ 14 जी बच्चों। अब एप्लीकेशन है, लेकिन पहले पुराना काम करते हैं। यकम जनवरी, ये लंबा काम है, उसके बाद 1 मिनट में ये MCQ शॉर्टकट MCQs में इसलिए सिखाए जाते हैं कि MCQ में वर्किंग के मार्क्स नहीं होते, आंसर के मार्क्स हैं। तो जो काम शॉर्टकट से हो जाए अच्छा है, ठीक है। तो यकम जुलाई नहीं, हाँ जनवरी, यकम जैन 2007 ओपनिंग 100, फिर 1/5
किस दिन? यकम जुलाई x 7 बोनस 100 इंटू बिफोर। अब वो लिखना है तो लिख लो, वैसे ज़बानी भी हो सकता है। 1 for 5 हैं, हर 5 वाले को एक, तो 5 हर 5 वाले को एक नया शेयर। ज़बानी कर लिया, आप एनालिसिस लिख लेना, ठीक है। बताओ 20, लेकिन यहाँ पे फटाफट हमने आकर लिखा 6/12। जो सीखा हुआ वही काम कर रहे हैं। 120 आ गए। अब अभी बात रुकी नहीं। यकम अक्टूबर पे उन्होंने 28,000 नए शेयर्स इशू कर दिए, यकम अक्टूबर x 7 पर। अब ये कौन से शेयर्स हैं? न्यू शेयर्स, मार्केट प्राइस वाले हैं, तो न्यू शेयर्स, और शेयर्स ही बता दिए, बातें मत करो यार। 28, अब यहाँ पे आया और जुलाई अगस्त सितंबर 3/12 किया, उसके बाद 148 हो गए और इन पे हमने लगा दिया 3/12। अगली बात, चूंकि बोनस इशू आ गया तो इसका इफेक्ट लेना है। 148 पे तो है, उससे वापस जाके हमने कहना है ये बिफोर बोनस है, यानी 5 पे पड़ा है, इसको आफ्टर बोनस पे ले जाना है 6 पे। आप एनालिसिस लिख लेना, यही बनेगा, ठीक है ना। तो हम कह रहे हैं जी बिफोर बोनस पड़ा है, डिवाइड बाय 5 करो। सॉरी जी, इट्स ओके जी बच्चों, बिफोर बोनस पड़ा है, आफ्टर पे ले जाना है, ठीक हो गया। अच्छा बोलो, 60 30 37 टोटल 130 27 बनता है जी। अच्छा इधर देखो, अब ये इतनी लंबी वर्किंग की, अब एक छोटी सी वर्किंग देखो। उसने मांगा क्या है? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, तो ये भी निकाला ना 127, डी ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन इसी का एक और तरीका भी है करने का। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स हैं, इधर देखो, 100 तो पूरा साल रहे, ओपनिंग में पड़े हैं। जो 20 बोनस हैं वो भी पूरा साल ही रहे, सही अज्यूम करते हैं ना। और जो 28 हैं, हाँ ये पैसों वाले हैं, ये 3/12 रहे, ठीक है। अब ज़रा आंसर निकालिए। एग्जैक्ट आया आंसर। ये ज़्यादा इजी काम है, इतना लेंथी काम करने की बजाय किया क्या हमने कहा जी ओपनिंग पे तो वैसे ही फ्रैक्शन नहीं लगना, ठीक है। बोनस अज्यूम करते हैं ना, साल के पहले दिन पे पड़ा है, तभी तो हम यूँ कहते होते थे कि ये 120 भी बिफोर बोनस कर लो, सॉरी 100 भी बिफोर बोनस कर लो, यानी इस 20 का असर इस पर भी डाल देते थे, यानी इसको शुरू तक ले जाते थे, ठीक है। तो ये इस सारे काम का शॉर्टकट, जो कि सवालों में नहीं लगाना आपने, नॉर्मल वालों में, ये सिर्फ एमसीक्यूज के लिए है, वो ये है कि आप ये एप्लीकेशन ऑफ एमसीक्यू 14 बन गया ना। फिर आपने फ्रैक्शन अप्लाई करना है बोनस पे, इस पे मार्केट प्राइस वालों पे, बोनस पे फ्रैक्शन अप्लाई नहीं करना, क्योंकि अज्यूम किया जाता है कि ये साल के पहले दिन से पड़े, ठीक है। तो इसको नोट कीजिएगा, एमसीक्यू नंबर 19 है, ठीक है। वो लॉन्ग कट है ऊपर वाला, ये शॉर्ट कट है, दोनों ही सामने हों। एमसीक्यूज के लिए ये काम करना है आपने, अगर वो शेयर्स मांग ले वेटेड एवरेज, क्योंकि मसला तो वेटेड एवरेज शेयर्स निकालते हुए बोनस स्प्लिट कंसोलिडेशन का ही है ना, और राइट इशू का है, जिनके अंदर वो बिफोर से आफ्टर करना पड़ता है। नॉर्मल शेयर्स तो उनके तो बिफोर आफ्टर वाला चक्कर ही कोई नहीं था, तो उन पे सिंपल वो 10 दफ़ा भी दे दे, 28 इशू हुए, फिर 10 हुए, फिर 15 हुए, सब पे फ्रैक्शन लगाओ उनकी डेट के हिसाब से सुकून से, और बोनस स्प्लिट कंसोलिडेशन हो उन पे फ्रैक्शन नहीं लगाना, ये शॉर्टकट, ठीक है। बेटा मैंने तो शॉर्टकट इस पे लगाया है, बल्कि मैंने ये सारी वर्किंग पे शॉर्टकट लगाया है, घर पे सोचना ना क्या हुआ। हाँ इसके बाद शेयर स्प्लिट होता तो फिर वो शेयर स्प्लिट वाली अमाउंट लिखते, फ्रैक्शन ना लगाते, फिर नए शेयर इशू होते तो जिस दिन होते उस हिसाब से उस पर लगाते, एंड सो ऑन, 50 दफ़ा करा लो इशू, ठीक है। क्योंकि मार्केट प्राइस वालों पे उसके हिसाब से सिर्फ सीधा फ्रैक्शन लगना है, रिवर्स वाला कोई नहीं लगाते थे। रिवर्स वाली मुसीबत तो पड़ी ही बोनस स्प्लिट कंसोलिडेशन और राइट के अंदर थी, तो वो वाली मुसीबत से बचने के लिए हमने ये शॉर्टकट बना लिया। ये तो सारा साल इससे अज्यूम करते हैं कि तो हमेशा से ही है,
हाँ, बस राइट इशू के अंदर बोनस का एलिमेंट होता है, वहाँ पे थोड़ी सी एहतियात कर लेना। अगर राइट इशू आए तो फिर शॉर्टकट से परहेज करना, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो अपने पास शॉर्टकट को राइट इशू होने पर इस्तेमाल मत करना। ये इस्तेमाल इस्तकलाल बन गया, इस्तेमाल मत करना, ठीक है। ओके, हो सकता है आपको मैंने नंबर ऑफ शेयर्स निकालना सिखाए थे, वो जो लॉजिक आपको समझ नहीं आई थी, तो जब लॉजिक समझ नहीं आई थी तो उसकी एप्लीकेशन कैसे करोगे। इसलिए राइट इशू आ जाए 2 नंबर का एमसीक्यू तो फटाफट ये काम कर लेना, वर्किंग है ना, एब्रीविएशन लेके कर लेना, ठीक है। अब आखिरी एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड नॉट टू बी एडजस्टेड इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ बेसिक ईपीएस। रिडीमेबल नहीं होता, इरिडीमेबल यस होता है, और अस्तगफिरुल्लाह, ऑर्डिनरी डिविडेंड तो कभी भी ईपीएस निकालने से पहले पैट में से माइनस नहीं करते। पैट माइनस इरिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय ऑर्डिनरी नंबर ऑफ शेयर्स वेटेड एवरेज। अब मुझे बताओ, क्या इसमें से, इधर देखो, क्या इसमें से हमने कभी रिडीमेबल का प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस किया था? क्या कभी ऑर्डिनरी डिविडेंड माइनस किया था? वही बात लिखी हुई थी। वो कह रहा है किस चीज़ को नहीं एडजस्ट करना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में फॉर कैलकुलेशन ऑफ बेसिक ईपीएस। तो किस को नहीं करना, ये लिखा हुआ ना। खैर जाओ, नीड नॉट टू बी एडजस्टेड, नीड नॉट टू बी एडजस्टेड, रिडीमेबल को नहीं करना, ऑर्डिनरी को भी नहीं करना, ऑर्डिनरी को भी नहीं करना, तो सिर्फ एक को ही करना हुआ ना, ठीक है। तो ए बी सी बनते हैं ये, तो चेक करो ज़रा। एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड एडजस्टमेंट, जरा शुरू से पढ़ते हैं, सीधा कर लेता। मैं भी बस गया तो मैंने भी ये किया, नॉट को छुपा के पढ़ लेना, लेकिन ऐसे ना छुपाना पर्चे में आपका फिर वापस नहीं आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नीड टू बी एडजस्टेड इन पैट, रिडीमेबल नहीं, इरिडीमेबल यस, ये भी नहीं और ये भी नहीं, ये तो एडजस्ट नहीं ना होते। अब उसने क्या कहा, किस की एडजस्टमेंट्स बेसिक ईपीएस के अंदर ही किस की एडजस्टमेंट होती है। हमने कहा जी सिर्फ इरिडीमेबल की होती है, ऐसा ही है। अब सवाल को सीधा किया, किस की नहीं होती, तो ए सी डी नहीं बनते। मेरे ख्याल से तो मैं ठीक हूँ। आप इसको अगर कोई गलत है इसमें आंसर तो सही कर लें। देखें क्या आंसर है, वैसे सिर्फ ए लिखा हुआ है, ठीक है। मेरे ख्याल में तो ऑर्डिनरी भी माइनस नहीं करना होता, तो आप सी और डी भी कर दें, ठीक हैं। अच्छा जी, अब इसको पूरा करने का तो टाइम नहीं बचा, कोई नहीं, अगला हफ्ता भी आ ही रहा है, लेकिन हाँ होने तो हैं ही, माफ़ी तो नहीं मिलनी, घर में जाने ही तब दूंगा जब ये सब काम करा दूंगा। टर्म टेस्ट का सिलेबस हमारा तो वैसे ही एंड पे होता है हफ्ते के। टर्म टेस्ट का सिलेबस, IS 8 नहीं टेस्ट हुआ था, IS 7 नहीं टेस्ट हुआ, मतलब उस पिछले टर्म टेस्ट में, और EPS IS 33, ये तीनों, कैश फ्लो IS 7 ही है ना, ठीक है। कैश फ्लो, EPS और IS 8, ये 3 टेस्ट नहीं होते टर्म टेस्ट में, ये तो हैं। इनमें ऐड कर लें आप IS 16 PPE, ठीक है। उसका कोई 2-3 नोट बनाए हुए ही बना लेना और रिवीजन हो जाएगी उसकी इंशाल्लाह। वो नोट का सवाल भी दूंगा मैं। PPE, कैश फ्लो, EPS, IS 8 जी। बाकी देखते हैं कोई और डालना है नहीं डालना, बाकी तो वैसे ही आप PPE में डाल जाएंगे मेरे बच्चों, बोरिंग कॉज वगैरह में डाल दूंगा PPE में। अच्छा सुनो प्लीज़, सिर्फ ये पढ़ लो फिर छुट्टी। कुछ बच्चे ना बहुत कंफ्यूज थे, इवन अटेम्प्ट के बाद भी और अभी भी, और वो समझ रहे थे कि डिस्क्लोजर बनाना है। असल में उन्होंने कहा था कंप्यूट करो बेसिक और डायल्यूटेड EPS पर शेयर
टू बी डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नोट्स, डिस्क्लोज करना नहीं था, और ना ही कंपैरेटिव चाहिए थे। शो कंपैरेटिव कहता है 21 और 22 करो, चलो ठीक है। अच्छा सुनो, 2 साल यार, चुप कर जा यार, 21 की बात अकेले की कर लेते हैं फिलहाल। नेट प्रॉफिट है, रियल सरप्लस तो ओसीआई है, तो ये प्रॉफिट जाता है ईपीएस की कैलकुलेशन में, ये नहीं जाएगा, ठीक है। डिटेल्स ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स, असल में 1 जुलाई को ही ये इनकॉर्पोरेट हुए हैं। साल्स लिख लिया करो, साल्स, आधा सवाल तो ऐसे गलत कर देते हो आप। 1 जुलाई 20 पर ये इनकॉर्पोरेट हुए थे, पहला ईयर एंड आया 1 जून 30 जून 30, ये 30 जून 21, चुप मैं कुछ और सोच रहा था, 30 जून 22, ये हमारा साल। ये लिख लोगे, आधा सवाल तो ऐसे ही सही हो जाएगा। अब वो कहता है डिटेल ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स इशूड ऑन 1 जुलाई 20, 50 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स, ये तो पहले दिन ही आ गए, और ये हैं भी नॉर्मल, बेसिक ईपीएस की कैलकुलेशन में आएंगे। 1 जुलाई पर 10 मिलियन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ये तो कन्वर्टेबल हैं, लेकिन ये बेसिक ईपीएस की कैलकुलेशन में नहीं आएंगे, पर ये किस दिन इशू हो गए हैं, ये भी पहले दिन ही हो गए। तो ऑर्डिनरी भी पहले दिन हो गए हैं, और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी पहले साल के पहले दिन ही हो गए हैं, प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेबल वाले, ओके, पहले दिन। 1 फरवरी 21, ये मेरे ख्याल में यहाँ कहीं पे आता होगा, यहाँ कहीं पे आता होगा, ये पहले साल की बात ही हो रही है। क्या हुआ, फर्दर 20 मिलियन शेयर्स हैविंग पार वैल्यू आर इशूड एट मार्केट प्राइस, न्यू शेयर्स इशू हो गए हैं। ये भी बेसिक ईपीएस को हिट करेंगे, डायल्यूटेड को हिट नहीं करेंगे, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स डायल्यूटेड को हिट करेंगे, पर सारा साल रहे हैं। नेक्स्ट, अक्टूबर 21 आ गया जी, अब ये अगला साल शुरू हो गया है। ये कोई यहाँ कहीं की बात है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और यहाँ पर कहीं, ठीक है, यहाँ कहीं पे कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है, राइट इशू है। अच्छा, ये बेसिक ईपीएस को हिट करता है, डायल्यूटेड को नहीं करता, ठीक है। उसके बाद नवंबर 21 में कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इशू हो, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये ज़रा ज़्यादा नहीं हो गया, तेज़, ये 2 महीने कर लें, ठीक है। मतलब कि ये कहीं नवंबर 21 में इशू हुए हैं, तो नवंबर दिसंबर 21 वाला और 6 महीने 22 वाले, 8 महीने ये होंगे आउटस्टैंडिंग। अब जब बेसिक में तो इन्होंने आना नहीं, डायल्यूटेड डीपीएस निकालने लगोगे ना, तो डिनोमिनेटर में शेयर्स जितने निकलने हैं कन्वर्ट होके उनको भी 8/12 करोगे, और न्यूमिनेटर में जो इंटरेस्ट सेविंग निकलनी है नेट ऑफ टैक्स, उसको भी 8/12 करना है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जो आपको बताया नहीं था और टेस्ट में था, जो आज मैं पढ़ा के आ रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो ये सवाल हो जाएगा इंशाल्लाह, बेसिक और डायल्यूटेड डीपीएस निकालनी है, आप ट्राई करना इसको। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, इसको बिल्कुल मैं सॉल्व करवाऊंगा खुद, ठीक है जी। अच्छा जी, अब क्लास का एंड करते हैं। कब, किसने पूछा, पेपरों के बाद इंशाल्लाह तुम्हें करवाऊंगा, जिस दिन करवाऊंगा क्लास से निकाल दूंगा तुम्हें, ठीक है, पक्के रहना अब इस बात पे जी। रिकॉर्डिंग भी नहीं सुननी, पिछली दफ़ा तो ये मिलेगी भी नहीं, ठीक है जी। बोले, रीस्टेटमेंट का बोला नहीं जाता, करना पड़ता है। अगर राइट इशू हमारा इस साल में है तो कंपैरेटिव को रीस्टेट भी करना पड़ेगा। डायल्यूटेड नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन वो वैसे कह रहा है शो कंपैरेटिव फिगर्स, हाँ कंपैरेटिव शो करने का, मैं मुझे लगा था क्या था, डू नॉट शो कंपैरेटिव, ट्राई करना ना, मैंने करवा तो नहीं दिया, बस अभी तो पढ़ाया, अब टाइम ही खत्म हो गया, ठीक है। ज़्यादा बोझ मुझे जो होता है ना, वो इस चीज़ का होता है जो पढ़ा दिया, थ्योरी और एमसीक्यूज़। अभी ये टेस्ट का क्वेश्चन है, ये किसी भी वक्त में अलग से भी आपको फिर बुला लूँगा वीक के दौरान ही। ये आसान काम है आपके लिए पढ़ना और मेरे लिए पढ़ाना, थ्योरी इज़ टफ थिंग, ठीक है ना। इंशाल्लाह आज ही क्लास को एंड करते हैं, नमाज का टाइम अब हो गया है। तो ये दोनों टेस्ट, ये इससे अगला टेस्ट ये था, ये वाला सवाल, ये तो बहुत आसान सवाल था, इसको इंशाल्लाह मैं खुद सॉल्व कर दूंगा आपको। कोई एक्स्ट्रा क्लास अब नेक्स्ट वीक के अंदर रख लेंगे, सैटरडे का इंतज़ार नहीं करेंगे, कोई ट्यूसडे वेडनेसडे को, मंडे नहीं, ट्यूसडे वेडनेसडे को, सैटरडे को भी रख लेंगे,
लेकिन बीच में वो मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन मैं वीक में रखना चाह रहा हूँ, उस पर मशवरा नहीं मांग रहा। तो इंशाल्लाह मैं, और यार टेस्ट की डिस्कशन है, तुम घर बैठ के सुन लेना, मसला है तो दैट्स इट जी। अल्लाह हाफिज़।